चलो अब तो ओके, तो आज हम ये करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लगभग 150 के आसपास एमसीक्यूज हैं। हमने ऑलरेडी इसको डिटेल में पढ़ तो लिया है, ये करना जरूरी है। तो हम ये करेंगे आज एमसीक्यू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के। और बहुत सारे एग्जाम जो हैं लाइंड अप है। जैसे आपका हरियाणा का जल्दी आने वाला है नोटिफिकेशन, राजस्थान का। तो इन सब्जेक्ट्स को भी ध्यान रखिए, एमसीक्यू करते तो वहां पर आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हरियाणा की बात करें तो स्पेसिफिक रिलीफ के 3-4 क्वेश्चन इजीली आ ही जाएंगे, तो डोंट मिस दिस क्वेश्चन। लेट स्टार्ट विद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके ना, आंसर इसमें लिखे ही हैं, तो इसके लिए आपको इजी भी हो जाता है, कोई रिवीजन भी हो जाएगा। बट ट्राई टू आप आंसर ना देखें, कोशिश करें कि अपने माइंड से इनको सॉल्व करें। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट केम इनटू ऑपरेशन ऑन कौन सी डेट पर आया था? दैट इज मार्च 1964। ये कुछ डेट्स हैं, आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। ठीक है, याद रखना है डेट्स। जस्ट वेट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, दैट इज नॉट विजिबल। ओके, सो दैट इज मार्च 1964. Now, second is the word and expression used in the Specific Relief Act but not defined in the Act have mean as defined in the। ये कहाँ बताया गया है कि वर्ड जो यूज नहीं, जो वर्ड यूज हुए हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में लेकिन जहाँ डिफाइन नहीं हो पाए, तो उनका हम कहाँ से लेंगे रेफरेंस? दैट हैज टू बी टेकन फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ये इसके लिए कौन सा सेक्शन है? आप अपनी बैरक को खोल लीजिए मेरे सामने ही, क्योंकि आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। कौन सा सेक्शन है, याद होगा तो? हाँ जी, 4। नहीं नहीं, ये डेफिनेशन में लिखा है ना, 2E में लिखा है। ये एक बार चेक कर लीजिए, मैं भी देख लेता हूँ। यस सर, हाँ जी, 2E में लिखा है, ठीक है। तो यही ध्यान रखना आप लोगों को। ओके, नाउ द थर्ड वन इज व्हिच सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब मैं बार बार SRA बोलूंगा इसको, ठीक है। प्रोवाइड्स द स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली। अच्छा, स्पेसिफिक रिलीफ किस चीज के लिए दी जाती है? फॉर द enforcing civil rights only and not for enforcing penal laws। ये कौन सा सेक्शन है? तो ये 4 है। हाँ जी, ये 4 है, सेक्शन 4। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी, इफ एनी प्रोविजन दो इट इज ऑफ अ सिविल राइट बट इंसिडेंटली टचिंग अपॉन द क्रिमिनल एक्सपेक्ट, तो क्या उसको भी डिसाइड करेगी कोर्ट? यस सर, बिल्कुल करेगी। लेकिन सिविल कोर्ट क्रिमिनल मैटर डिसाइड नहीं कर सकती, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक कोर्ट का अपना जुरिसडिक्शन होता है। नाउ 4 क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड for enforcing individual civil rights and not for the enforcing a penal law। बिल्कुल ठीक बात है। For enforcing penal laws and not for the enforcing civil rights, only for enforcing penal laws, ये तो दोनों गलत ही हैं। For enforcing penal law, the answer is A। हाँ जी, A ही आंसर है। तो थोड़ा सा आंसर छुपा के कोशिश करो। ठीक है, मैं कोशिश वैसे करता हूँ। अब ये हमारा सेकंड पार्ट आ गया है। अच्छा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं? हाउ मेनी पार्ट्स? बताइए जल्दी से। हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। एंड हाउ मेनी चैप्टर्स? 8। ओके, पहले वाले पार्ट में कितने सेक्शंस हैं? सेक्शन, हाँ जी, पार्ट में तो डिवाइड किया हुआ है, 3 पार्ट हैं, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। उसमें सेक्शंस कितने हैं? फर्स्ट पार्ट में 4 सेक्शंस है, ठीक है। और सेकंड पार्ट में कहां से कहां तक है? तो 5 to 16। 16? जल्दी बताइए, कम ऑन। सेक्शन 30 बताइए जल्दी, कम ऑन। स्पेसिफिक रिलीफ कहां तक जाता है? क्या डिक्लेरेटिव डिक्री सेकंड पार्ट में आती है? 35 तक। कोई बात नहीं, हम रिवीजन कर रहे हैं, अपना बैरेटा खोल सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। अच्छा, एक बात बता दीजिए, जो थर्ड चैप्टर है और थर्ड पार्ट जो, उसमें कितने चैप्टर्स हैं? सर 2 चैप्टर्स है उसमें, ठीक है। 7 8। हाँ जी, 7 और 8। ये ध्यान रखो, फ्रेमवर्क हमेशा पता होना चाहिए। कोई भी देखो, आपको ये जब तक नहीं पता होगा कि सेक्शन कहाँ तक है, कितने चैप्टर, तो आपको कैसे पता लगेगा ये कहाँ तक जा रहा है? तो ये चीज आइडिया होना चाहिए। नाउ रिकवरिंग पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी।
अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसमें 5 to 8 है, 4 सेक्शंस हैं, 2 इसमें फॉर द मोल प्रॉपर्टी के सेक्शंस है, 2 इमोल प्रॉपर्टी के सेक्शंस हैं। तो मेयर पोजीशन ऑफ टाइटल इज, क्या होता है मेयर पोजीशन ऑफ टाइटल इज, बताइए। मेयर पोजीशन ऑफ टाइटल इज इनफ टू मेंटेन एन एक्शन, नॉट इनफ टू मेंटेन एन एक्शन अंडर सेक्शन 5, ओनली बी। बताइए क्या आंसर होगा इसका, तो ए। और बाकी भी बताइए जल्दी से। अगर आप सेक्शन 5 पढ़ेंगे तो उसका आंसर उसमें ही लिखिए बात, इनफ टू मेंटेन एक्शन अंडर सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक, तो आंसर शुड बी ए, मेयर पोजीशन। ठीक है, नॉट इनफ टू मेंटेन एन एक्शन, ठीक है, बाकी नहीं होगा, यही है इसका आंसर। ओके, अब देखते हैं इसमें, चलो कुछ देखो दिख ही रहे हैं कोई आंसर्स तो, बट आई ट्राई टू फाइंड आउट, कुछ चीजों को छुपाने की कोशिश करूंगा आंसर्स को। ओके, नाउ द सेकंड इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील्स विद द रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, से कौन सा डील करता है? 6। वैसे तो 5 और 6 दोनों डील करते हैं, बट यहाँ पे बात की गई है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक पोजीशन जो डिस्पोजेस किया गया है, तो सेक्शन 6 है। डिस्पोजेशन के केस में 6 है, और वैसे अगर आपको सीपीसी में जाना पड़ता है फॉर रेगुलर सूट। Now, a suit under section 6 of the specific relief act can be filed. हाँ जी बोलिए। सर इसमें 5 क्यों नहीं है, एक बार बताना। 5 भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर डिस्पोजेशन, वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत फ्रेम्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे डिस्पोजेशन लिखा नहीं है। हाँ सर लिखा नहीं तो 5 भी है वैसे इसका आंसर, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ डील विद द रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमोल प्रॉपर्टी, वैसे तो सेक्शन 5 का ही है ये। सर ये 5 का टाइटल लग रहा है ना? हाँ सर चेंज कर लो, 5 है, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक, मैं कंफ्यूज हो गया, ये आंसर गलत है, इसका आंसर 5 होना चाहिए। हाँ, इसका आंसर इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। अगर ये डिस्पोजेस, वैसे मैंने बोला है डिस्पोजेस वाला वर्ड, बट आंसर इज रॉन्ग। डिस्पोजेस 6 में है। हाँ, वो डिस्पोजेस 6 है, 6 महीने के अंदर हमें सूट फाइल करना पड़ेगा, चलता है। ठीक है, वो सारी चीजें गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कर सकते, ये हम पढ़ चुके हैं। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है कि आप लोग मेरी भी गलती पकड़ रहे हो, ठीक है, और ये शायद किसने, पूर्णिमा ने पकड़ी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, a suit under section 6 of the Specific Relief Act 1963 can be filed for the recovery of possession of movable property. क्या आंसर हो सकता है इसका, वैसे बिगर ऑप्शन देके बताइए। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और रिकवरी की बात हो रही है, ठीक है, देख लेते हैं कहाँ ऑप्शन है, फॉर द रिकवरी ऑफ द पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, दोनों है क्या, मूवेबल इमूवेबल नहीं है, सेक्शंस अलग हैं इन दोनों के, सी तो हो नहीं सकता। अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नो, ठीक है। Now the question number 4, an order or the decree passed in the suit presented under section 6 of the Specific Relief Act is, नीदर, ये बताइए इसमें क्या है, नीदर एप्लीकेबल, ये लिखा ही नीदर है, अपीलेबल, और हाँ जी, neither appealable nor reviewable, तो आंसर हो गया सी। लेकिन क्या रिवीजन फाइल हो सकता है? यस सर। यस सर, बिल्कुल होगा। A suit for recovery of possession under section 6 cannot be filed against, किसके खिलाफ नहीं होगी? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है, बिल्कुल लिखा हुआ उसी सेक्शन को, ध्यान से आप पढ़ोगे तो गवर्नमेंट। आंसर इज सी। ओके, अब आप बताइए, द क्वेश्चन ऑफ टाइटल इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 6, irrelevant under section 6, क्वेश्चन ऑफ द टाइटल इज नॉट अ प्रोविजन अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। बताइए क्वेश्चन ऑफ टाइटल रिलेवेंट है या नहीं है सेक्शन 6 में? सर नहीं है, तो नहीं है, irrelevant नो, बी क्या है, मैटर करता है? irrelevant, हाँ, क्या मैटर करता Possession. है, व्हाट इज मैटर, पोजीशन इज Possession. मैटर, पोजीशन, इट्स इररिलेवेंट हो जाएगा, बी आंसर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि किराएदार के पास तो पोजीशन होता है, ओनरशिप नहीं होती है। चलो अब बताइए, सूट फॉर डिस्पोजिशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 6 ऑफ एसआरए शुड बी ब्रॉट विद इन हाउ मेनी मंथ्स? within 6 months. वैसे तो मैंने आंसर इसका बता दिया मंथ बोल के, तो 6 मंथ है इसका आंसर, ठीक है, आपको पता ही है, वैसे इजी क्वेश्चन है, रिपीट बहुत होता है ये क्वेश्चन। Sir. आगे चलते हैं। नाउ अंडर दिस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन कैन बी, बताइए, अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन कैन बी फाइल्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल, in respect of both movable and immovable दोनों की property. बात करता है, क्योंकि सेक्शन नंबर 5 से लेकर 8 तक किसकी बात करता है, दोनों की,
मूवेबल हो इमूवेबल हो, लेकिन 5 और 6 बात करता है इमूवेबल, और 7 और 8 मूवेबल। मूवेबल। हाँ जी, तो अंडर सेक्शन 6 ऑफ SRA a tenant can file a suit for the possession even against the landlord on ground that he was unlawfully dispossessed by the owner. क्या सही लग रहा है आंसर ए का? ठीक है। Yes, sir. No question of title either of the plaintiff or the defendant can be raised or gone into that. ये भी ठीक लग रहा है, बताइए ठीक है या नहीं है? क्या आंसर दोगे? Yes, sir. दोनों C, ठीक है? both are correct. Both are Both. correct. भाई हमें उससे क्या लेना देना, ऑनर कौन है नहीं, हम तो पोजीशन में थे, हमें पोजीशन दिलवाइए। ठीक है, तो आंसर इज सी। और डीजीएस का क्वेश्चन है टफ, लेकिन अब इससे ज्यादा टफ आएंगे क्वेश्चंस। 2010 का था ना, अब तो 18 में जो पेपर हुआ काफी टफ क्वेश्चन थे। नो सूट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी may not be instituted by a person dispossessed without his consent. बताइए, बिगर ऑप्शन देखिए, बता दीजिए। Against the government. एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा। नो सूट अंडर सेक्शन 6 ऑफ फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी मे नॉट बी नहीं किया जाएगा इन द सूट बाय द पर्सन डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ। ये तो होगा नहीं, अगेंस्ट द गवर्नमेंट हम कर ही नहीं सकते। if the suit is instituted by the person claiming through him, if the suit is also establish the title along with। ठीक है, गवर्नमेंट वाला ही आंसर है इसका, यही हो गया। ठीक है, वैसे तो सीधा सीधा आंसर है, यही था। आगे चलते हैं। Okay, a suit for recovery of possession of any immoral property under section 6 of SRA can be filed against। क्या इंडिविजुअल के खिलाफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। गवर्नमेंट के खिलाफ होगा? नहीं होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ठीक है, वेरी सिंपल। देखो, हिमाचल प्रदेश में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है, यूपी में भी आया हुआ, यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज में भी आया हुआ। ओके, नाउ सरोज वाज ग्रांटेड गवर्नमेंट लैंड। सरोज को गवर्नमेंट लैंड दी गई है, शी वाज डिस्पोजेस्ड विदाउट हर कंसेंट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताना। सरोज को सरकार ने जमीन दी, लेकिन सरोज को हटा दिया गया गवर्नमेंट विदाउट द सरोज कंसेंट। शी इंस्टीट्यूटेड सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ अंडर सेक्शन 6 में सूट फाइल करती है कि उसको पोजीशन दिया जाए। द कोर्ट रिजेक्टेड द प्लेंट अंडर ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11D। पहले आप मुझे बता दीजिए, अगर आपने सीपीसी जाना है तो ये ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11D क्या है? ऑर्डर नंबर 7 तो आप बता ही दोगे। हाँ जी, प्लेंट। और रूल नंबर 11D? The rejection of plaint. हाँ जी, रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट। और डी कौन सा है? बताइए जल्दी से। Sir, D नहीं याद आ रहा। चलो कोई बात नहीं, याद कर लेना, हम पढ़ेंगे बाद में, तो मैं इतना एम्फेसाइज नहीं डाल रहा आप पे। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि उसने सूट फाइल करा, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, इतना ही ध्यान रख लो, काफी रहेगा। तो जब रिजेक्ट किया है तो क्या वो रिजेक्शन सही है या गलत है? तो सही है, यस। बिल्कुल ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है। यस, बिकॉज द सूट अंडर सेक्शन कैन नॉट बी अगेंस्ट द गवर्नमेंट वुड नॉट लाई, यही आंसर होना चाहिए। Yes, यस sir. सर, ए। बाकी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। लेकिन फिर भी जल्दबाजी में ऑप्शंस को गलत मत कर देना, पूरा पढ़ के ही पेपर दिया करो। ठीक है, नाउ अंडर सेक्शन 6 ऑफ SRA a person cannot sue for recovering the possession of immoral property। मुकदमा नहीं कर सकता, कितना 6 महीने बाद ही, हो गया सर। रिपीट ही हो गया। तो in a suit under section 6 the court can adjudicate on the title, direct the defendant to remove the structure, permit the plaintiff to pull down the structure, none of the above। बताइए जरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सोचिए। और आंसर भी नहीं दिखा भी आपको, अच्छी बात तो ये है। बताइए जल्दी, कम ऑन, समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ, भाई सेक्शन 6 में एडजुडिकेशन ऑफ टाइटल कर सकते नहीं कर सकती है? क्या डायरेक्ट कर सकते हैं डिफेंडेंट को टू रिमूव द स्ट्रक्चर? नो सर। परमिट कर सकते हैं प्लांटिव टू पुल डाउन द स्ट्रक्चर। ये दोनों किसकी बात कर रहा है? ये दोनों किस चीज की बात कर रहा है? बताइए। ये तो इंजंक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ जी, इंजंक्शन है, तो मैंडेटरी इंजंक्शन है।
भाई मकान को तोड़ना मैंडेट किया जा रहा है, टू डू और नॉट टू डू। चलो अभी बता दीजिए जल्दी से कौन सा सेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैंडेटरी इंजंक्शन कहाँ दे रखा है? 38 हाँ जी 38 38 तो परपीचुअल है, तो 39। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए पेपर में, ठीक है। आंसर इज डी। ये गलतियां ही तो प्रॉब्लम कर देती है, वो कंफ्यूज कर देगी पेपर में, वैसे ही प्रेशर होता है, ठीक है, पेपर का प्रेशर होता है ऊपर से, फिर वो भूल जाते हैं हम। ओके तो आंसर इज डी होगा इसका, नन ऑफ द अबव। टाइटल थोड़ी ना डिसाइड करते हैं सेक्शन 6 में, अरे सिर्फ पोजीशन डिसाइड करते हैं, हु वर इन द पोजीशन। ओके चलो बताइए जरा, एक बार आंसर तो देख ही गया होगा शायद। As a shopkeeper has kept the good for a sale on the pavement outside the shop and constructed temporary overhead shed। भाई अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी दुकान के बाहर थोड़ा सा एरिया जो फुटपाथ जो होती है उस पर भी सामान रखते हैं, शेड बढ़ा लेते हैं। अब वहां पे फ्लाइंग स्क्वाड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, फ्लाइंग स्क्वाड आ जाती है। देखो अच्छे क्वेश्चन का लेवल डीजीएस से पता लगता है, दिल्ली जुडिशियल सर्विस 2014। फ्लाइंग स्क्वाड आ जाती है ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की, उसको डेमोलिश कर देती है, उसका टीन टब्बड़ तोड़ देती है। demolish the temporary construction and seize the goods from the pavement without giving him any notice. After 1 year, S file a suit for the recovery of the possession of the payment against the NCT of Delhi under section 6 of SRA. This suit is barred as, barred है या नहीं है? यस सर। इसमें देखो दोनों ही ऑप्शन बढ़िया हैं, एक तो गवर्नमेंट के खिलाफ हम कर नहीं सकते, दूसरा आफ्टर द पीरियड प्रेस्क्राइब टाइम, ये तो पीरियड आफ्टर द प्रेस्क्राइब पीरियड। वैसे अभी मैं बताता हूँ विदाउट द टाइटल ओवर द, इसका ये तो आंसर है ही है, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ, ये जो एक्ट है, ये जो एक्ट है, ये किस पर्पज से बना हुआ है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्ट? Whosoever is coming before the court come with the clean hand। फुटपाथ तुमने घेर रखी है, ठीक है, और उसके बाद कह रहे हो मैं फुटपाथ पे कब्जा दिला दीजिए, क्या ये फीजिबल है? नो सर। ये तो फीजिबल नहीं है। अब उसमें जो सेक्शन 6 में हम सूट फाइल करते हैं तो 6 महीने के अंदर करते हैं, वैसे भी ये कितने महीने बाद गया, 1 साल बाद गया है, सूट तो वैसे कंटेनेबल नहीं होगा। देखो लॉजिक सारे लगा के देख लिया करो, ठीक है। तो पहली बात तो ये भी बाहर हो गया, ये भी ठीक बात कर रहा है। विदाउट द टाइटल ओवर द पेमेंट, टाइटल तो कोर्ट डिसाइड ही नहीं करती, इसलिए आंसर इसका हो गया डी, ठीक है। ओके अब ये क्वेश्चन देखते हैं। द लिमिटेशन पीरियड फॉर द फाइलिंग अ सूट बाय द पर्सन डिस्पोजेस ऑफ द मॉल प्रॉपर्टी इज 6 मंथ ही होना चाहिए, कहाँ गया इसका आंसर? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ, अच्छा ये वो है, पूरा सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। 6 मंथ, देखो 2 ऑप्शन तो वैसे ही काट देना, 12 मंथ, तो 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन, 6 months from the date on which the petitioner come to know about the disposition। बताइए क्या आंसर होगा? ए सर, ए पक्का? disposition, yes sir। ठीक है आंसर इज ए। इसका कोई लॉजिक नजर आ रहा है? फ्रॉम द डेट ऑन विच द petitioner come to know of his disposition, ऐसा कुछ लिखा नहीं है बेरेक्ट, अगर आप पढ़ोगे, ठीक है। देखा है बेरेक्ट? yes sir। तो ये बेरेक्ट बेसिक क्वेश्चन है, तो आंसर इज ए। आगे चलते हैं। नाउ अंडर सेक्शन 6 ऑफ SRA, a suit for possession of immoral property can be filed। अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं बार बार। 6 months of disposition। हाँ ये तो बार बार इजी आ रहा है। चलो कम ऑन। Which section provides for a special remedy for the possession by way of summary procedure for the possession disposal of immoral property without the consent otherwise the due course of law? हाँ जी बताइए। Which section provide for a special remedy of possession by way of summary procedure for a person dispossess of immoral property without consent? जिसको डिस्पोजेस कर दिया गया है। आंसर सिंपल सा है, 6 में ही है, सी ही है, ठीक है, हाँ सी ही है, ठीक है। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं सेक्शन 6 ऑफ सीपीसी क्या है? ये सेक्शन 12 बता दीजिए आप। चलो सेक्शन सीपीसी तो भी आपने नहीं पढ़ा, सेक्शन 12 बता दीजिए SRA का, उसमें आपने पार्ट परफॉर्मेंस। हाँ जी बिल्कुल पार्ट परफॉर्मेंस। अच्छा जनरल रूल क्या है पार्ट परफॉर्मेंस का?
व्हाट इज द जनरल रूल ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस? सेक्शन 12 का जनरल रूल क्या है? क्या कोर्ट कभी भी कहेगी पार्ट परफॉर्म करने के लिए? अरे भूल गए क्या? मुझे लगता है यस सर करेगी। नहीं कहेगी। अरे नहीं कहेगी कभी भी। आधी अधूरी बात करने के लिए कोर्ट नहीं कहती है, लेकिन अगर हमने ज्यादा चीज कर दी है, थोड़ी सी रह गई, तो कोर्ट कहेगी भाई उसका या तो कंपनसेशन ले लो। मुझे लगता है आप लोग भूल गए हैं सारे पेपर के प्रेशर में ना। ये जो बीच में कुछ पेपर्स आ गए थे तो सारे भूल गए लगता है। रिवीजन करते रहना ही सही मायने में एक प्रॉपर तैयारी होती है। हर कोई भूल जाता है, इट्स ए ह्यूमन नेचर, हम भूल जाते हैं। ओके आगे चलते हैं। चूज द रूल, चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशंस। कौन सी प्रपोजिशन ठीक है? सेक्शन 6 ऑफ एसआरए प्रोवाइडेड दैट इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेड विदाउट हिज कंसेंट, without his consent of immovable property, otherwise than the due course of law, he may by the suit recover possession thereof. बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक है। ड्यू कोर्स ऑफ लॉ भी लिखा है, आई होप यू कैन रिमेम्बर। ये वर्ड भी लिखा है वहां पे, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। कानून का रास्ता अपनाइए, ऐसा नहीं करेंगे कि भाई किराएदार घर से बाहर है, किराया नहीं दे रहा, ताला लगा दिया। यू कैन नॉट डू दैट बीइंग अ लैंडलॉर्ड। अंडर सेक्शन 6 पोजेशन मीन्स एक्चुअल पोजेशन ओनली, बिल्कुल ठीक बात है। नो सूट अंडर सेक्शन 6 शैल बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? तीनों ठीक होगा सर सी नहीं हो, सी ये गलत नहीं होगा। ये गलत सर। है, ये कंस्ट्रक्टिव भी ब्रॉट होगा। आफ्टर द हाँ जी, नहीं सर, ये एक्चुअल पोजीशन में कंस्ट्रक्टिव पोजीशन भी तो था ना कि हाँ अगर वो सॉरी गलती, ठीक बिल्कुल ठीक है। यहाँ कंस्ट्रक्टिव भी आएगा, ठीक है, यहाँ कंस्ट्रक्टिव पोजीशन भी आएगा। अरे वो जैसे अपने ताला लगा के गया है, ठीक है, अभी एक्चुअल पोजीशन में नहीं है, कुछ दिन के लिए बाहर गया है, तो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन भी कवर होता है। तो आंसर इसका 1 तो बिल्कुल ठीक है, तीसरा भी ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ ओनली लिखा हुआ था ना, ठीक है। तो आंसर इसका होना चाहिए 1 2 1 2, ठीक है। आंसर शुड बी सी होना चाहिए, एंड 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। ओके, और लेटेस्ट ही अभी आया हुआ 2019 का ये, ठीक है। एक सेकंड, आंसर दिख जाते हैं ना फिर गड़बड़ लगती है। A suit filed by the petitioner P, plaintiff against defendant under section 6 SRA में is decreed in favor of P. The remedy against the decree for D is, अब क्या करेगा? ये तो अच्छा क्वेश्चन है। उसके पास नहीं है, रिव्यू नहीं है, रिवीजन, रिवीजन होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बता दीजिए मुझे, रिवीजन कौन सी कोर्ट में जाता है? रिवीजन कौन सी कोर्ट में जाता है? सिविल मैटर में, सेम कोर्ट में। रिवीजन कभी भी सेम कोर्ट में नहीं जाता, ठीक है। रिवीजन जाता है हाई कोर्ट में, और रेफरेंस भी हाई कोर्ट में जाता है, ठीक है। रेफरेंस में तो हम पूछते हैं देयर इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन है, बताइए क्या करें इसमें। रिव्यू सेम कोर्ट करती है, जुडिशियल रिव्यू एक अलग बात होती है। जुडिशियल रिव्यू हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेगी, किसी भी चीज को देखेगी वेदर इट इज इन क्या एग्जीक्यूटिव अपनी या लेजिस्लेचर अपनी बियॉन्ड दी पावर तो काम नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाई है। अपील हमेशा ऊपर की कोर्ट में ही जाती है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्या रिवीजन, मैंने कहा ना हाई कोर्ट में, क्या क्रिमिनल मैटर में रिवीजन है या नहीं है? और वो कहाँ जाती है? क्या कोर्ट ऑफ सेशन में रिवीजन लग सकती है? रिवीजन सर हाई कोर्ट में जाती है ना। सिविल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में क्या रिवीजन होती है, नहीं होती है? सीआरपीसी को रिवाइज करिए जल्दी से, कमान 2-4 दिन में, ठीक है। याद करिए, सारी चीज मैं बता दूंगा तो फिर कैसे पता चलेगा। बता दो। Which of the देखो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इंटरव्यू के क्वेश्चन है अर्चना। ये अभी पेपर आने वाला ना, इंटरव्यू में बैठोगे आप सीबीआई में 100%, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रोसेसरल एस्पेक्ट। रिव्यू 397 में रिव्यू रिवीजन ही तो है ना शायद, 397 सीआरपीसी। हाँ तो देखना ना, रिव्यू नहीं है वो, रिवीजन है। हाँ जी। तो क्या मेरा क्वेश्चन है, मैंने आपसे ये कहा कि हाई कोर्ट में जाती है रिवीजन सिविल मैटर में, क्या
क्रिमिनल मैटर में भी सिर्फ हाई कोर्ट में जाती है, कोर्ट ऑफ सेशन में भी जाती है? बिल्कुल हाई जाती है, कोर्ट में कोर्ट ऑफ जाती है। सेशन में भी सर जाती है। दोनों में, हाँ जी, दोनों में, 399 देख लेना ना, ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ये हाँ, तो अरे दोनों में इन चीजों के, अब एक काम करो, किताबी बातों को पढ़ रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। ये जो सेक्शन तो तुम्हें बता देते हैं आप, मुझे पता है, आई एम श्योर आप इजीली आंसर दे देते अगर 399 आपके पास एमसीक्यू में लिखा होता। बट लॉजिक लगा के दिमाग में ये रखो कि यार हाँ, वहां पे भी जाती है, वहां पे भी जाती है, लेकिन उसमें नहीं जाती सिविल में, ठीक है। पढ़ो, अब पढ़ना नहीं, उनको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लेके आइए। इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, अपील में पूछ लेंगे, अगर आपने वहां अपील करी है तो उसके बाद अपील कहाँ जाएगी, ठीक है। वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिखाता है। चलो आगे चलते हैं। सेक्शन 21, which of the following section of the SRA with recovery of specific novel property, कहाँ दे रखा है? 7 of the following section of SRA deals with the recovery of specific novel property. novel property की बात 7 में है, वैसे 7 और 8 दोनों ही है, लेकिन जैसे अभी हमने 5 पढ़ा था वैसे हमने 7 पढ़ना है। लेकिन 8 में भी मॉल प्रॉपर्टी की नहीं, लायबिलिटी की बात करता है, वो पोजीशन भी है, तो आंसर इज 7 ओनली। नाउ 22 जो है हमारा, ए बी सी आर को-पार्टनर, ए इज इन द सेपरेट पोजीशन ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। 3 पार्टनर है, 3 को-पार्टनर है, ए इज इन द सेपरेट पोजीशन ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक है। ही सेल्स इज टू डी, डी को अपना वो हिस्सा बेच देता है, एंड पुट डी इन पोजीशन, और डी को कब्जे में बिठा देता है। बी एंड सी सू फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द टाइटल, बी और सी मुकदमा डालते हैं टाइटल के लिए। दैट द प्रॉपर्टी इज जॉइंट प्रॉपर्टी, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। द कोर्ट विल, बताइए, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, क्या करेगी कोर्ट? हाँ जी, क्या ऑर्डर हो सकता है? will issue a declaration that the property is a joint family property, क्या ये बताएगी? will direct the plaintiff to implied A as a party before granting decree for declaration, or will dismiss the suit as a plaintiff are in the position to claim consequential relief of the possession, या none of the above? हाँ जी, what the court will do? क्वेश्चन समझ में आया है वैसे? अरे 3 ये थे, 3 वो थे भाई, समझ लो, को-पार्टनर तो भाई हो गए होंगे। ए बी सी 3 ब्रदर्स हैं, ए इज इन द सेपरेट पोजीशन ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ए ऑलरेडी अलग पोजीशन में रहता है। ही सेल इट टू डी और पुट डी इनटू पोजीशन, किसी थर्ड बंदे को पोजीशन में बिठा देता है। बी और सी जाते हैं सू फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द टाइटल, बी और सी गए हैं टाइटल के लिए। टाइटल के लिए कौन से सेक्शन में फाइल होगा सूट? that the property is joint family property. The court will issue a declaration that the property in the joint family property will direct the plaintiff to implied A as a party. Okay, ये implied नहीं है वर्ड, implied होगा, implied। पहली बात है स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। इट इज नॉट ए implied। implied क्या होता है? अगर मैं EA लिखना चाहता हूं इसको तो, हाँ जी बताना जरा, ये क्या मतलब होगा इसका? अगर ये सेंटेंस, अगर देखो ऑप्शन में गड़बड़ी है ना, स्पेलिंग गलत है, इम्प्लाइड होना चाहिए IMPLEAD, तो इसका सेंस बनेगा कि कोर्ट ये डायरेक्ट करेगी प्लेंटिफ को कि आप ए को भी पार्टी बनाइए, ठीक है, बिफोर ग्रांटिंग अ डिक्री फॉर डिक्लेरेशन, या कोर्ट विल डिसमिस द सूट एज अ प्लेंटिफ आर इन अ पोजीशन टू क्लेम कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ ऑफ द पोजीशन। अब बताइए, चलो मैंने आपको बहुत ध्यान से समझाया था सेक्शन 34, सेक्शन 34 के हिसाब से बताइए। प्लेंटिफ डिसमिस कर दे, ये कोर्ट डिसमिस कर देगी सूट, क्यों? क्योंकि भाई ये प्लेंटिफ जो है क्या मांग रहा है यहाँ पर? कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ तो क्लेम नहीं कर रहा, जबकि वो कर सकता है ओमिटेड डू, तो कोर्ट डिसमिस कर देती है ना। अब पढ़ लेना एक बार सेक्शन 34 को और डिटेल में। तो आंसर इज सी, और इसको स्पेलिंग को सही कर लेना, इम्प्लाइड है, MPLEAD, इम्प्लाइड नहीं है, ठीक है। चलो आंसर सी है, वैसे भी देख लीजिए आप। अंडर सेक्शन 7 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, a person entitled to possession of a specific mole property may recover in the manner provided by which legislation?
तो सेक्शन 7 में जो बात लिखी गई, हमें प्रॉपर्टी को रिकवर करना है, मूवेबल को, तो कैसे करेंगे? हाँ जी, लिमिटेशन एविडेंस लिमिटेशन सीपीसी चलता है। हाँ, CPC लिमिटेशन कहाँ से आ गया इसमें? CPC सर सीपीसी है ना, जैसे सेक्शन 5 वैसे सेक्शन 7। Now under section 7 of the SRA, the recovery of mall property can be made by finder of the mall property, buyer, तीनों ही लिखे हुए हैं, ठीक है, तीनों से हो जाती है। ये मैंने लिखवाया भी, आपने देखा भी होगा बैरेक्ट में, अलग से मैंने कहा था इसको नोट डाउन कर लेना, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। Now suit under section 8 of SRA is not competent. कौन इंसान कॉम्पिटेंट नहीं है सूट फाइल करने का सेक्शन 8 में? अगेंस्ट अ पर्सन हु इज द ऑनर ऑफ द आर्टिकल क्लेम्ड, अगेंस्ट अ पर्सन ओवर द आर्टिकल पोजीशन और कंट्रोल ओवर द आर्टिकल, इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल व्हिच कंपनसेशन मनी इज नॉट एडिक्वेट रिलीफ, इन केस वेयर असर्टेनमेंट ऑफ द डैमेज इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ये दोनों बातें तो आपने पढ़ी हैं। सर अ पर्सन अगेंस्ट ओवर आर्टिकल पोजीशन और कंट्रोल ओवर, क्या होगा आंसर? अगेंस्ट द पर्सन हु इज ऑनर ऑफ द आर्टिकल। हाँ जी, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, भूल गए? याद है। यस हाँ जी, देखो SRA के किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन जब तक रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। देखो कई जगह भी आया हुआ है, तो आंसर क्या होना चाहिए? हाँ जी, आंसर ए ही होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, ए ही आंसर। भाई ऑनर के खिलाफ नहीं कर सकते, लेकिन किसी और के पास प्रॉपर्टी चलेगी जिसके पास होनी चाहिए थी, उसके पास नहीं है, क्योंकि तब हम फाइल करते हैं सूट। सेक्शन 8 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी इन्वोक्ड against the person who has possession or control over the article, against the person who is the owner of the, इसके खिलाफ तो कर ही नहीं सकते, ऊपर पढ़ लिया है। A person by not entitled to the possession, not entitled होना चाहिए तभी तो करेंगे, in respect of ordinary article, answer is A. Section 8 of the SRA cannot be invoked against a person, किसके खिलाफ नहीं यूज किया जाएगा? Who has the possession of the property, who has control over the property, बता दीजिए जल्दी से। Who is the owner of the property, none of the above, किसके खिलाफ नहीं होगा? Section 27, Section 8 Section 8 of SRA cannot be invoked against, किसके खिलाफ नहीं होगा? एक बार देख लेते हैं ऑप्शन। Who has possession of the property, who has control over the property, जिसके पास पोजीशन है बिल्कुल किया जा सकता है, has control over the property B, and the C is who is the, ठीक है, owner of the property, तो पढ़ ही लिया है। कुछ क्वेश्चन रिपीट है इसमें, ठीक है, लेकिन उनकी ड्राफ्टिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लेकिन ड्राफ्टिंग चेंज है। 28 Section 8 of SRA can be invoked if compensation is money is an adequate relief, if the damage can be easily be ascertained, all of the above. If the compensation is money is not adequate relief है, ठीक है, गलती मत करना। If the damages can easily be ascertained, difficult to ascertain है, तो इसका आंसर हो गया none of the above। ठीक है, समझ में आ रही है ना? हाँ जी। Following is not the essential condition for the applicability of the section 8, कौन सी condition essential नहीं है? Defendant must be owner of the property, यही नहीं है, ऑनर थोड़ी ना होता, जरूरी थोड़ी ना वो हर इंसान उसका ऑनर हो। आर्टिकल मस्ट बी मूवेबल, मूवेबल तो होता ही है, तो एसेंशियल कंडीशन है। प्लेंटी मस्ट बी एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजीशन ऑफ द आर्टिकल, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल मस्ट बी इन पोजीशन और कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक है, आंसर इज ए। Now a suit for the recovery of possession based on the previous possession of the person can be filed by such a person even against the real owner of that property who has dispossessed him। कितने टाइम पीरियड में होगा ये फाइल? A suit for recovery of possession based on the previous possession of the person can be filed by such person even against the real owner। बताइए जरा, इसका आंसर बताइए, लॉजिकल है ये। Of that property who has dispossessed him, तो 6 month है, तो 6 month, yes इजी क्वेश्चन है। चलो मुझे लगा कोई और क्वेश्चन है, 6 month इजी।
Now it is a principle of the law that a person who has been in a long and continuous possession can protect the same by seeking injunction against a person in the whole world against other than the true honor. ये बात सही है गलत है? बिल्कुल ठीक है. कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कर रहा है ये जो क्वेश्चन है ये किस पे बेस्ड है, किस पे आधारित है? बताइए जल्दी, कम ऑन. इक्विटी. अरे कौन से पहले पढ़ो, आप लोग पढ़िए फिर बताना मुझे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में. अच्छा सर वो बताइए सीमा, आप भी बताइए, सब बताइए जल्दी से, कम ऑन, टेक्स्ट मी. सर वो लिमिटेशन का 27. हाँ ठीक है, लेकिन नाम क्या है उसको, कुछ नाम तो होगा. 20 इतनी दूर तो आप पहुंच गए, एसआरए से आप लिमिटेशन के सही सेक्शन पे भी पहुंच गए. 27 एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट. यस सर. तो क्या होता है, उससे क्या मिलता है? जब किसी का राइट है वही खत्म हो जाता है तो मिलता क्या है उसको? अरे मालिकाना हक मिल जाएगा. एडवर्स पोजीशन की बात कर रहा है ये. एडवर्स पोजीशन है, तो नाम इतनी से आसान से चीज बोल रहे हो आप लोग, और जबकि कहाँ पहुंच रहे हो, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, बिल्कुल सही पहुंचे. चलो एक बात बता दीजिए, लिमिटेशन में राइट खत्म होता है, रेमेडी खत्म होती है? सर रेमेडी. रेमेडी खत्म होती है, लेकिन 27 में तो तुम उसका राइट भी खत्म कर रहे हो. यस सर. 12. तो सेक्शन 27 में तो राइट और रेमेडी दोनों खत्म हो रही है. यस सर. तो सिर्फ एक ही वो सेक्शन है जहां पर दोनों चीज, राइट भी खत्म हो जाता है उसका. ठीक है, एडवर्स पोजीशन में है तो. ओके, अब आगे चलते हैं, हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ आए हैं. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर नंबर 2, 9 से 25 तक. तो अब बताइए मुझे, एसआरए सेक्शन 9 क्या कहता है? Provides for the ground on which the specific performance of contract can be granted. Defense with the person against whom the specific of this specific claim may plead. The defense of which the person against whom this cannot. ये तो है ही नहीं. The ground of the specific SRA, specific performance of the contract cannot be granted. Answer is B. भाई उसके पास जो rights, जो defense available हैं वो लगाएगा अपने defense में. Section 11 of specific relief refers to, इससे संबंधित है? आर्बिट्रेशन से संबंधित है? वर्ड आर्बिट्रेशन तो लिखा नहीं है पहली बात, वहां पे ट्रस्ट लिखा है. एक बार देख लेते हैं. केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कनेक्टेड विद द ट्रस्ट एनफोर्सेबल. ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन. ये आंसर तो वैसा होना नहीं चाहिए इसका, सीधा सीधा ट्रस्ट ही है. क्या हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं सेक्शन 11 को? ट्रस्ट वर्ड तो वैसे साफ लिखा है, एक्सेप्ट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होली और पार्टली. एक सेकंड. द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट shall be enforced when the act agreed to be done in the performance wholly or partly. मुझे लगता है आंसर ऐसा गलत है, यही होना चाहिए, सीधा सीधा सेक्शन है. तो द क्वेश्चन इज दैट क्या उसमें आर्बिट्रेशन कवर हो रहा है, नहीं हो रहा है? Now under section 11 of SRA, a contract may be contract made by trustee in excess of his power or in the breach of trust is क्या enforceable होगा? नहीं होगा. स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. स्पेसिफिक इन्फोर्सेबल ईदर एट द इंस्टेंस ऑफ द ट्रस्टी और नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल. ठीक है, इसको हम पढ़ते कैसे? हमारे पास एक सेक्शन 10 है, द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड. उसमें हमने 3 सेक्शंस पढ़े हैं, सेक्शन 11 का 2, सेक्शन 14 और सेक्शन 16. आई होप यू कैन रिमेम्बरिंग इट. Yes sir. Now section 11 of SRA provides for specific performance of the part of the contract. नहीं, वो तो 12वां सेक्शन है. Defense respecting suit of for the नहीं, ये भी नहीं है. Specific of the contract connected to the trust. तो आंसर is C. Now 12 का 2 of specific performance
SRA applies when the part which remains unperformed of the contract. वो कैसा पार्ट होता है? स्मॉल होता है, कंसिडरेबल होता है, इक्वल पार्ट होता है? considerable part. कंसिडरेबल नहीं है, स्मॉल पोर्शन है. ओनली स्मॉल पोर्शन इज लेफ्ट. बेरेट है, निकाल लो जरा, देख लो. लिखा है ना वो दूसरी लाइन में स्मॉल पोर्शन, कंसिडरेबल थर्ड में लिखा है. Yes, sir. ठीक है, ये तो बारीक बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछे वैसे. नाउ देखो जनरल रूल कहाँ लिखा है? जनरल रूल 12 के 1 में लिखा है. ठीक है, देखो वहां क्या लिखा है? एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस रूल द कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट डायरेक्ट, कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट दिस पैसिव परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जनरली नहीं करेगा. 1 क्या करेगा? छोटा बचा है तो अनफोर्स करा लेगा, कंसिडरेबल बचा है तो कंपनसेशन वाली बातें लिखी है. नाउ SRA सेक्शन 12 में डील्स विद व्हाट? रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, पर्सनल बार है, ये तो 16 है, specific performance of part. पैसिव परफॉर्मेंस. और ये तो हमारे बाद के सेक्शन है, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. रेक्टिफिकेशन कहां पर है? 26. सॉरी, 26. इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से सेक्शंस पे यूज किया गया है? रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और Cancellation of instrument. कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, या फिर वो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. बीच में क्या बचता है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या वर्ड यूज है? Rescission. हाँ जी, ये याद रखो, कोई बात नहीं. रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 26 आपका ठीक है. और 2 जगह में इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज हुआ है, सेक्शन 26 और ये आपका 31 से लेके 33. ठीक है. Now SRA, passive performance of the part of the contract has been dealt with. Specific performance of the part वाला 12 में दिया हुआ है. ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम, बट आप लोग है ना भूल जाते हैं जल्दी जल्दी, तो थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए करें टाइमली. In case of passive performance of the part of the contract, the purchaser may relinquish claim to further performance of the remaining part of the contract and has right to compensate. ठीक बात है. May not relinquish, ठीक है, not relinquish तो नहीं लिखा, may relinquish है. Passive performance the part of the contract not possible, तो आंसर इज A. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट बैरेट से ही है. Now section 12 of Specific Relief Act permit the grant of passive performance on the part of the contract where, अब ये पढ़िए आप जल्दी से. सेक्शन 12 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्या दिया हुआ है, क्या ग्रांट करता है, परमिट क्या करता है? where the part left unperformed, अगर हमने उसको अनपरफॉर्म छोड़ा है, bears only a small portion of the whole in the value and admits of the compensation in the money. ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. Where the part left unperformed, जो अगर नहीं हुआ, is a substantial portion of the whole in the value and admits of the compensation in money. Where the part left unperformed is a small portion of the whole in the subject matter and does not admits a compensation is money. What can be possible? A ही possible है. Sir, whole. A है, सिर्फ A. ठीक है, बेरेट को एक बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए चीजों को, डेफिनेटली हो जाएगा सॉल्व. नाउ 12(2) ऑफ द स्पेसिफिक कैन बी एनफोर्स्ड बाय, किसके खिलाफ, किसके द्वारा करवाया जाएगा? कैन बी एनफोर्स्ड बाय हु? प्रोमिसर, प्रोमिसी, बोथ. क्या लिखा था बेरेट में, याद होगा? ईदर पार्टी लिखा है ना? हाँ जी, ईदर पार्टी लिखवाया था बेरेट में, लिखा नहीं लिखा है? यस सर, लिखा है. तो इधर पार्टी कोई भी पार्टी हो सकती है. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा C. Section 12 SRA, the general rule is the passive performance of contract of the can be granted. Passive performance of contract shall not be granted, may not be granted. Shall not. तो जनरल रूल है ना. ठीक है, जनरल रूल तो यही होता है. कैन बी ग्रांटेड, शैल नॉट बी ग्रांटेड नहीं दिया. Shall not be है. ठीक है, सेक्शन 12 यानी पार्ट परफॉर्मेंस नहीं दिया जाता, उसे कहेंगे ना भाई पूरा कर. मैंने आपको बताया था 100 गज का प्लॉट है,
वो कह रहा है सर 50 ही ले लो, 50 में नहीं दे पाऊंगा, तो कोर्ट मना कर देगी भाई नहीं। लेकिन अगर छोटा सा पार्ट बचा है, 99 गज वो दे रहा है, 1 गज नहीं दे रहा, तो कोर्ट कहेगी भाई कर लो, स्मॉल पोर्शन ही तो नहीं दे रहा। और जिन लोगों ने मिस करी है लेक्चर्स, उनको शायद समझ में ये नहीं आ रहे होंगे क्योंकि मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूँ। उसके लिए आप पूरे जो लेक्चर हमारे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उनको देखिए, तभी ये समझ में आएगा आप लोगों को। Now section 13 of SRA has no application when the transfer has been effected in the respect of the property in which the vendor has no title or has an imperfect title and the vendor has title in which the vendor has imperfect title। पहले आप मुझे बताइए सेक्शन 13 है क्या? हाँ जी, सब यही है ना, वेंडर से रिलेटेड है कि अगर वो सेल कर देता है। दो लोगों की बात की ना, परचेजर और वेंडर। वेंडर तो आई मीन जब बेचता है कोई प्रॉपर्टी, फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस होनी चाहिए, ठीक है, वो उसको कह सकता है कि भाई उसको फ्री करवा के दीजिए। तो राइट्स ऑफ द परचेजर और लेसी अगेंस्ट द पर्सन हैज नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, ठीक है, तो इसमें क्या कवर होगा? सर इसका ए नहीं होना चाहिए, वेंडर हैज नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। सेक्शन 13 ऑफ द एसआरए हैज नो एप्लीकेशन। ओके, ये बी होगा ये सर, नो एप्लीकेशन पूछता एप्लीकेशन है। है ना, यस सर, बी। ठीक है, बी आंसर है इसका। एक बार ना क्विक रिवीजन मान लेना, मुझे लगता है काफी टाइम हो गया तो एकदम से माइंड में नहीं स्ट्राइक कर रहे हैं आंसर्स आपको सब लोगों को, तो रिवीजन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14? कौन सा एनफोर्स नहीं कराया जा सकता? अच्छा, अमेंडमेंट कब हुआ अभी रिसेंटली? सर 18 में। 18 में। डेट बता सकते हैं क्या? 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2018। पक्का लिखी हुई है डेट? चेक देखना कर लो, पड़ेगा। चेक कर लो, बिल्कुल याद हो जाएगा और ये पेपर में पूछा जाएगा क्योंकि इसमें यस सर, मेजर अक्टूबर अमेंडमेंट है। ही हुआ है। डेट बताओ, पूरी अक्टूबर, डेट। यही है सर, अक्टूबर है, 1 ठीक अक्टूबर है, बहुत बढ़िया। 2018। Now, which of the following contract cannot be specifically enforced as per the provision of section 14 of SRA? A contracts to marry B। क्या ये करवाया जा सकता है? नो सर, भाई ये भाई कॉन्ट्रैक्ट। शादी कैसा मैटर है भाई? शादी कोर्ट करवा देगी क्या कि भैया तुम तो उससे XYZ से शादी करो? नहीं हो सकता। A contracts with the B that in the consideration of 1000 to be paid to him, B he will paint a picture। क्या ये हो सकता है? नो सर, क्यों नहीं होगा? पर्सनल कैपेसिटी में क्या। That in 1000 रुपए के बल्टे to be paid by B he will paint a picture। चलो आगे देख ले। हाँ, पिक्चर की बात है। अगर ये घर पेंट की बात पर्सनल होती, क्वालिफिकेशन। अगर ये दीवारों पे पेंट की बात होती तो फिर वो उस, अरे एक बात बताओ, एक होती है पोर्ट्रेट, मैं तुम्हारी शक्ल बनाऊंगा, एम एफ हुसैन साहब है, एम एस हुसैन साहब कह रहे हैं कि वैसे तो वो है नहीं अभी दुनिया में, वो कहते हैं कि भाई एक काम करो, कॉन्ट्रैक्ट तो आपने मुझसे किया, एक काम करो मेरे चेले से बनवा लीजिए। क्या आप बनवाओगे? नहीं बनवाओगे। जो एम एस हुसैन साहब की जो क्वालिटी थी वो उसका चेले के पास थोड़ी ना होगी। अमिताभ बच्चन का जो होस्ट करते हैं केबीसी, वो अभिषेक थोड़ी ना कर देगा। A an author contract with B a publisher to complete his literary work। ये तो पर्सनल क्वालिफिकेशन के काम है, तो आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। Which section of SRA provides about the specific performance of contract which cannot be specifically enforced? Section कौन सा है? Which 14। cannot be specifically enforced? Section 14। कितनी बातें लिखी हैं इसमें? 4। बिल्कुल ठीक है, 4 ही हैं। पढ़ लेना, चारों आ जाएंगी क्वेश्चंस में भी। Which of the following is a contract that cannot be specifically enforced? कौन सा नहीं कराया जा सकता? Contract which is a nature determinable। अब मुझे आप एक बार बताएंगे nature determinable कौन सा सबसेक्शन है? सर डी। बिल्कुल ठीक है। A contract which is of so dependent on the personal qualification, ये कौन सा है? सी। सी होना चाहिए। ए कौन सा है? हाँ जी, ए कौन सा है? सब्स्टिट्यूट सर्विस कौन सा है? सर्विसेज। सब्स्टिट्यूट सर्विस ए। बी कौन सा है? द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। कंटिन्यू।
बिल्कुल कोर्ट नहीं कर पाएगी। अरे तुम्हारा मकान बनना ईंटों को थोड़ी ना देखी कौन सी क्वालिटी की ईंटें लग रही है, कौन सा पेंट हो रहा है, तो डिफिकल्ट हो जाता है वो। थर्ड, पर्सनल क्वालिफिकेशन। फोर्थ, नेचर डिटरमिनेबल। So which of the following the contract that cannot be special info? कौन सा नहीं हो सकता? Both a contract which is nature determinable and also depending on the person qualification. D, where the suit is for the purchase of the share of the, ये नहीं है, आंसर इस C। दोनों की बात कर रहा है भाई। शेयर खरीदने में थोड़ी ना प्रॉब्लम है, कोर्ट कह देगी खरीदो शेयर। वे द सूट इज फॉर द परचेज ऑफ द शेयर ऑफ द पार्टनरशिप इन द फर्म, बिल्कुल कह देगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है। Now, which of the following contract cannot be specifically enforced as per the provision of section 14? Cannot be specifically enforced, नहीं हो पाएगा। Execution of formal deed of the partnership, contract for the construction of any building or execution of any work on the land। और देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। The contract which is determinable in nature, contract to execute a mortgage or furnish any other security for the payment of the loan which borrower is not willing to pay। देखो बेस्ट आंसर इसमें दे ही रखा है, सीधा आंसर तो सीधा लगा देना। द कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिटरमिनेबल। अच्छा क्वेश्चन हमने उल्टा पढ़ लिया क्या? क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following contract cannot be specifically enforced as per the provision of section 14? कौन सा enforce नहीं हो पाएगा? सर ये तो बी भी नहीं हो पाएगा, कंस्ट्रक्शन की बात है, वो वहां पे आ जाएगा ना कंटिन्यू ड्यूटी। देखो बेसिकली क्या है, ये क्वेश्चन ना पुराना है। ओके हाँ ये पुराना है, ठीक है, तभी इसका आंसर ये है, इसको छोड़ दे दिया आप। ये तो आंसर है ही, सी तो है ही। हाँ ठीक है। The contract to execute a mortgage or furnish any other security for the payment of the loan। अमेंडमेंट के बाद चीजें बदलाव हुई है, लेकिन सब्स्टिट्यूट नहीं लिखा इसमें। एक बार और देख लेते हैं ऑप्शन, ठीक है। Which of the following contract cannot be specially informed, नहीं कराए जाएंगे। ठीक है, अगर देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको फंस जाए ना, तो जो डायरेक्ट आंसर है ना आपका, उसमें डायरेक्ट जो आंसर होगा ना वो कर देना, बेस्ट आंसर दे देना। तो इसके आंसर आप सी लगा सकते हो, ठीक है, सी आंसर लगा सकते हो, क्योंकि ऑप्शन कुछ बचा नहीं ना आपके पास, तो छोड़ोगे तो है नहीं इसको, तो सी लगा देना। सबसे एप्रोप्रिएट फिर यही है सी। हाँ एप्रोप्रिएट है सी, क्योंकि देखो डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ कंस्ट्रक्शन की, वो हम उसमें देयर इज अ रूम ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। वैसे कोर्ट को मना किया गया कि डिस्क्रिशनरी पावर ना लगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं सेक्शन 14 की, ठीक है। तो सेक्शन 14 में वहां लिखा ना, द विद द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज, तो उसका उसी तरीके से ऑप्शन लिखा आ रहा है, तो आप उसको टिक करना, अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन लगाना। तो बेस्ट ऑप्शन इसका सी ही बन रहा है। 17 है, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सिंग फॉर 12 months at B theater and not to sing in a public elsewhere। अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, इस कॉन्ट्रैक्ट में बातें कितनी लिखी हैं, कितनी तरीके की बातें लिखी हैं, बताइए जरा जल्दी से। हाँ जी, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पर्सनल क्वालिफिकेशन नेचर। इसमें देखो दो बातें लिखी हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से टू सिंग फॉर 12 कि मेरे थिएटर में आप 12 महीने के लिए गाओगे, एंड नॉट टू सिंग एल्सवेयर, नॉट टू सिंग भी तो लिखा, कहीं और नहीं गाओगे। तो कितनी बातें इसमें, अरे दो बातें हो गई ना, मेरे थिएटर में गाओगे कहीं और नहीं गाओगे। तो एक तो पॉजिटिव बात कर रहा है, एक नेगेटिव बात कर रहा है। तो आप थोड़ा लॉजिक लगा के बात बता सकते हो ये किस सेक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो 42। हाँ जी 42। इफ द कोर्ट इज नॉट एबल टू एनफोर्स पॉजिटिव थिंग बट द कैन द कोर्ट एनफोर्स नॉट टू सिंग। अगर ये कहता है कि भाई मैं तुम्हारे यहाँ नहीं गाना चाहता 12 महीने, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देता है, कैन इट बी एनफोर्स, कैन इट बी एनफोर्स, इट कैन नॉट बी एनफोर्स। बट लेकिन कोर्ट ये तो कह सकती है, उस बात का इंजंक्शन तो दे सकते, तुम यहाँ नहीं गा रहे ना, मेरे यहाँ नहीं गा रहे ना बी के यहाँ पे, तो आप कहीं और भी नहीं गाओगे, ठीक है। सेक्शन 42, होप यू रिमेम्बरिंग इट। समझ में आ गया? यस सर, तो ए होगा।
अब देख लेते क्या होगा। बी कैन नॉट ऑब्टेन पैसिव परफॉर्मेंस ऑफ सिंग but he is entitled to injunction restraining A from the singing at any other place of the, ठीक है ये तो है ही, बी है। चलो आगे देखते हैं, यही होना चाहिए। समझ में आ गया? सेक्शन 42 भी क्लियर हो गया होगा इसके ऊपर समझने में दोबारा से। Now which contract cannot be specifically enforced? कौन से कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं होंगे? नेचर डिटरमिनेबल नहीं होंगे। कॉन्ट्रैक्ट which should depend on the personal qualification of the party that the court cannot enforce specifically at its material time. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्मॉल प्रॉपर्टी, स्मॉल प्रॉपर्टी का होगा नहीं होगा? वो कहता है कि भाई मैं तुम्हारे को प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा हूँ, तो कोर्ट में तुम जाते ही होगा। बिल्कुल होगा। तो ये आंसर सी है इसका, और 2019 का क्वेश्चन है लेटेस्ट। Which of the following contract is not specifically enforceable? To sell an agriculture property, to sell a dwelling house, to perform the singing performance, यही होगा। ठीक है, नॉट स्पेसिफिकली इन परफॉर्मेंस, भाई उसकी मर्जी है, वो नहीं गा रहा, गला खराब हो गया तो जबरदस्ती गवाएंगे क्या उससे? नहीं होगा। No substitute performance of the contract under section 20 of the Relief Act shall be undertaken unless, अरे सब्स्टिट्यूट सर्विस लेने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, जल्दी बताइए? 30 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। और क्या होगा? The party has suffered such breach has given a notice, बिल्कुल सही बात है, नोटिस राइटिंग में देना पड़ेगा। वर्बली चल जाएगा क्या नोटिस? नो सर, रिटर्न बिल्कुल नहीं चलेगा। यही बारीकियां हैं, यही दूसरों से अलग कर देंगे आपको। और 30 दिन का नोटिस, बिल्कुल ठीक बात है, देना पड़ेगा। The party in the breach of contract has refused to fill, बिल्कुल ठीक बात है, वो पार्टी मना करेगी, then only you can take a substitute service. The answer is D. Okay, under section 15 of SRA, the passive performance of the contract may be obtained by, किसके द्वारा लिया जा सकता है? The party to the contract, the representative in the interest of any party, the principal of any party to the contract, all of the above. पढ़ के देख लीजिएगा, ये सारी बातें लिखी ही हैं, ठीक है? Which of the following section deals with the personal bar to the remedy? Section 16 personal bar, बहुत ही important section है। Provisional regarding the person who may obtain his passive performance are, कौन लेगा? May, who may obtain? Section 15, ठीक है? Under which section of SRA the remedy, ये कहाँ वर्ड पढ़ा आपने? Section 16 में पढ़ा होगा। Ready and willingness to perform, भाई whosoever is coming before the court come with a clean hand. प्लेंटिफ कहता है कि भाई मैं कोर्ट में तो आ रहा हूँ लेकिन मैं पैसा देना ही नहीं चाह रहा था, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है परफॉर्म, तो कोर्ट मना कर देगी, तेरी खुद नियत ठीक नहीं है तो तू काय को कोर्ट में आ रहा है? तो आंसर इज, ये बात लिखी सेक्शन 16 के सी में। ये मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है ना, जब डाउट आए तो स्टॉप करके पूछ लीजिएगा। In a suit for passive performance of the contract, the plaintiff must ever and prove that, must ever और prove that, plaintiff को अपनी क्या दिखानी पड़ेगी? Willingness and readiness to perform, के मैं भी अपनी तरफ से clean hand हूँ, and he has actually tendered the money. ये जरूरत नहीं है। देखो भाई एक बार बताओ, अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए क्या प्लेंटिफ को ये भी दिखाना पड़ेगा कि मैं पैसा दे चुका हूँ? ये जरूरी नहीं होता, लेकिन आपने पढ़ा होगा भाई अगर कोर्ट कहेगी पैसा पे करो तब तो करना पड़ेगा। तो आंसर इज ए ओनली, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ मारुति सियाज कार, ये दिल्ली में आया था अभी रिसेंट। भाई मारुति सियाज कार बेचनी है, एनफोर्स होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। भाई सियाज कार में कोई हमारा पर्सनल क्वालिफिकेशन थोड़ी ना जुड़ी है, वो तो बन चुका है गुड्स, उसको बेचवाई है कंपनी, मना कर दे हम आपको नहीं बेच रहे, कोर्ट में चले जाइए। मैंने तो ऑलरेडी टोकन मनी दे रखी थी, बुकिंग करवा रखी, क्यों नहीं बेच रही? बिल्कुल बिकवाएगी कोर्ट, दिलवाएगी आपको। अंडर सेक्शन 21 ऑफ एसआरए द कोर्ट शैल नॉट अवॉर्ड एनी कंपनसेशन टू द प्लेंटिफ। सेक्शन 21 पता होना चाहिए पहले आपको, ठीक है? Shall of the rule award compensation each and every suit, shall not award compensation unless the plaintiff specific claim is plain. plaintiff को plaint में लिखना पड़ेगा कि भैया मुझे कंपनसेशन भी दिलवा दीजिए। अच्छा, अगर उसने कंपनसेशन नहीं लिखा है तो क्या कोर्ट उसको अमेंड करने का टाइम देगी? यस सर, बिल्कुल देगी।
A suit for specific performance the contract in the plane A, दावा डाला है उसने परफॉर्मेंस का. A seeks the relief of a specific performance. He does not seek any relief in alternate. वो नहीं चाहता है कुछ और मिले. Court determine that it cannot order the specific performance of the contract. Can the court award compensation instead? तब भी क्या कोर्ट देगी compensation? No, sir. Yes, a specific direct the compensation must be awarded. उसने तो जब mention किया ही नहीं. The compensation can be awarded since 7 order number 7 rule number 7 provide that the any relief. साथ साथ की तो बात ही नहीं करी. Compensation can be awarded only after the court allow the plaintiff to be amended. यहाँ पे वैसे 6-17 की बात कर रहा है, ठीक है? ठीक है. तो मिल जाएगा, सी आंसर होगा. ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 17 अमेंडमेंट ऑफ द प्लेंटिफ. डीजेएस में आया हुआ क्वेश्चन. In a suit for specific performance of the contract, the court can award compensation to the plaintiff. दे सकती है. कब देगी? Only if the defendant himself offer compensation, even if the plaintiff does not. ये तो है ही नहीं, मांगना पड़ेगा ना. ठीक है, आंसर है डी. क्लेम करना पड़ेगा प्लेंटिफ को कंपनसेशन के लिए. ओके, आगे प्रोसीड करते हैं. Any person suing for his passive performance of contract for the transfer of immoral property, मैंने appropriate case ask for क्या क्या मांग सकता है वो? Any person suing for passive performance मांग रहा है for the transfer of immoral property in an appropriate case ask for possession, partition, separate possession. कौन सा सेक्शन है ये? सेक्शन 22. 34 कहाँ से आ गए ये? सीधा सीधा लिखा है ना 22 में. Okay, yes, sir. Power. ठीक है, पावर टू ग्रांट रिलीफ, पार्टीशन, पोजीशन और रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी. सेपरेट पोजीशन, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी और डिपॉजिट. ठीक है, देखते हैं और ऑप्शन क्या है. ओके, तो दोनों चीजें मांग सकता है. ठीक है, अर्नेस्ट मनी भी मांगता है वो वापस. आंसर इज सी. नाउ व्हिच सेक्शन ऑफ एसआरए प्रोवाइड दैट द लिक्विडेशन ऑफ डैमेज इज नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? कौन सा सेक्शन है? प्रोवाइडेड द लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस इज नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. सेक्शन 23. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सेक्शन 23 का मतलब क्या है? सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा हुआ है कोई डैमेज देना है तो फिर वो उसको मतलब बार नहीं करता. हाँ जी, और ऑलरेडी लिखा है तो भी उसको बार नहीं करता. वो जा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए. हमने कहा भाई कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया अगर ब्रीच हुआ तो ये कंपनसेशन मिलेगा. इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो परफॉर्मेंस के लिए नहीं जा सकता. ही कैन गो. Now, which section of Specific Relief Act deals with the bar of the suit for the compensation of breach after dismissal of the suit for the specific performance? Bar of the suit for compensation for breach of after dismissal. ठीक है, section 24 है, उसी के आगे लिखा ही है. Now, specific performance of the contract is granted if it is provided in the contract, if the contract is in nature determinable, at the discretion of the court, in all of the above cases. हाँ जी, डिस्क्रिशनरी पावर है सर. अब वैसे अभी हट गया है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अभी हट गया है, ये पुराना है. ओके, तो 10 के हिसाब से ये क्वेश्चन पूरा ही हटाना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा. अब डिस्क्रिशनरी पावर थोड़ी ना है कोर्ट की, सारी चीजों को देखना पड़ता है. ठीक है, सारी चीजों को देखना पड़ता है. इस क्वेश्चन को करना भी बेकार ही होगा, छोड़ देते हैं इसको. इट इज नॉट अ डिस्क्रिशन आफ्टर 2018. वर्ड शैल यूज हो रखा है. कोर्ट परफॉर्म करवाएगी ही मैक्सिमम केसेस में. और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तो मना कर ही नहीं सकती, स्टे भी नहीं दे सकती. In which of the following cases specific performance of contract is not permitted? Where a party to the contract has obtained a substitute performance, in which of the following cases specific performance of the contract is not permitted? नहीं permitted होगा. ठीक है, नहीं करवाएगी कोर्ट. The contract the performance which involves this performance the contingent duty with the court cannot supervise. The contract which depend on the person qualified. तो all of the above होना चाहिए. Answer is D. सारी बातें लिखी हुई हैं. Now, in a suit for specific performance of the contract, the plaintiff can seek a relief only if he established that, okay, he is willing and ready to perform his part. okay,
prima facie case in his favor, ये तो उसका होता है, किसका, ये किस लिए होता है ये जरूरी, prima facie उसके केस में। डिक्लेरेशन डिग्री, हाँ जी, डिक्लेरेशन डिग्री में, डिक्लेरेशन नहीं, ये उसके इंजंक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है। ही Okay. वॉज विलिंग एंड रेडी टू परफॉर्म इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यही है, ये सारे बाकी उसके हैं ना, इंजंक्शन के Okay. है ना, किसके फेवर में जाता है इंजंक्शन, Yes, sir. बी हो गया ना इसका आंसर। Okay, 38. Whether the specific performance of contract can be enforced against a transferee of immoral property. क्या specific performance of contract can be enforced against the transfer of immoral property? Whether specific performance of contract can be enforced against the transferee of immoral property. ठीक है, yes तो है ही, लेकिन in certain cases only. तो वो ये क्या कंसिडरेशन दिया होगा या नहीं दिया होगा उस पर डिपेंड करेगा सर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, डिपेंड ओनली इन सर्टेन केसेस, ठीक है, सी आंसर इसका। नाउ व्हेन no date for performance of a contract is fixed, from which time the period of limitation to file a suit for specific contract would be start, कब से start होगा अगर डेट मेंशन नहीं करी है, date of contract, date on the contract was written, date when the plaintiff has noted that the performance is refused, when no date of this performance of the contract is fixed, जब कोई fixed है, from which the time of limited, ठीक है, जब से वो मना करता तब से ही होता है, ठीक है, सी आंसर है, और ये तो शायद लिखा हुआ भी है बैरेट में। Now, in a suit for a specific performance of agreement of sale of immoral property, the plaintiff must aver and prove the following. अच्छा, आपको बताइए मुझे जरा 2018 में क्या अमेंडमेंट हुआ ये अवर वर्ड को लेकर, हुआ है नहीं हुआ है कुछ? हाँ जी, रिलैक्स करा है ना सेक्शन 16 को थोड़ा सा, तो ये इसका आंसर तो वैसे ये है ही, plaintiff is ready and willingness to perform as part of the contract, वर्ड लिखा था ना पहले must aware, जैसे उसे अमेंड कर दिया। हाँ जी, तो थोड़ा रिलैक्स करा है, खत्म नहीं करा। Who may obtain a specific performance of contract in his favor, कौन obtain कर सकता है, any party to the contract represented in the principal कर सकता है, when a company has entered, तो ये तो भी recently हुआ है amalgamation। अच्छा, ये amalgamation वाला के अलावा कौन सी बात हुई है रिसेंटली 2018 में? हाँ जी, कोई ऐड हुआ है नहीं हुआ है? तो इसी सेक्शन में इसी तरीके का एक बात हो रहा है ना, जो अमलगमेटेड वाली बातें की गई हैं, एलएलपी का है नहीं, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मैं दिखा देता हूँ आपको, दादा कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे आप बात करेंगे सीए है ना, सीए क्वेश्चन नंबर 18 का सीए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, who can obtain, who may obtain, obtain वाली बात अगर आप देखेंगे तो ये हमारा है 15 में ना, FA, हाँ 15 में यही वाली बात ऐड हुई ना, एफए में, FA limited liability partnership. Okay, now 42, in a suit for specific performance of contract where earnest money is paid by the plaintiff, अगर earnest money दी गई है तो क्या earnest money it cannot be refunded, ऐसा तो होता नहीं है, वापस हो जाएगी। It can be refunded even if it is not specifically paid, it can be refunded only if it is specifically claimed, तो हमें मांगनी पड़ेगी ना earnest money, सी आंसर है। Now, where the plaintiff, a suit for specific performance proves the existence of agreement and its non-performance by the defendant, the court is bound to issue a decree for specific performance. Question पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा। Where the plaintiff in a suit for specific performance proves the existence of the agreement and its non-performance by the defendant, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी? Bound to issue a decree for specific, bound है या नहीं है? Can refuse, is not bound to, आज के टाइम पे क्या है?
हाँ जी, जहां पे plaintiff in a suit for specific performance prove the existence के हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है and it's not performance by defendant. आज के टाइम में डिस्क्रिशन नहीं है, कोर्ट को परफॉर्म कराना पड़ेगा, is bound to decree for specific performance हो जाएगा। अब तो ये पहले ये आंसर है, वैसे सीधे रखा है, ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। Okay, now 44 specific performance of contract means, specific performance of contracts means क्या है? Actual execution of the contract according to stipulation, claim और damages। भाई परफॉर्मेंस मांग रहा हूं ना, तो मैं एक्चुअल बात मांग रहा हूँ, एक्चुअल परफॉर्म करे, तो आंसर इज ई, ठीक है। ओके, अब हम एंटर कर रहे हैं थर्ड वाले चैप्टर में। इट इज अ रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। रेक्टिफिकेशन की जरूरत कब पड़ती है इंस्ट्रूमेंट की? हाँ जी, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 26। और कब जरूरत पड़ेगी? फ्रॉड एंड म्यूचुअल मिस्टेक हाँ वाला। जी बिल्कुल, फ्रॉड एंड म्यूचुअल मिस्टेक। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग, 26 कहाँ पे है? वो डील करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना, दैट इज सेक्शन 27 से लेकर कहाँ तक है? 4 सेक्शन है ना, 30। 27, 29, 27, 28, 30 तक है, ठीक है, 4 सेक्शन है। और 4 ही सेक्शन किसके हैं? 3 सेक्शन है उसके बाद, 3 सेक्शन है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। Okay, now under section 26 of SRA for rectification of instrument on the ground of the fraud and mutual mistake, ये आ गया आपका ground of fraud and mutual mistake. The time limit for the discovery of the fraud and mutual mistake is कितने साल में होना चाहिए, या कोई टाइम फिक्स नहीं है? नो हाँ जी, टाइम। नो टाइम फिक्स। When due to the fraud played by the parties, a contract in writing does not express its real intention, and then appropriate remedy would be sued for, क्या होगी रेमेडी? रेक्टिफिकेशन करा लीजिए इंस्ट्रूमेंट को, where due to the fraud played by the party or contract in writing, ठीक है, does not express real intention, जब नहीं पता लग रहा उसमें तो रेक्टिफाई करवाइए। Under section 26, the court may direct to rectify an instrument as to express the real intention of the party if there is a mutual mistake, even if there is a mistake, latent mistake, mutual mistake होना चाहिए, then only it can be rectified. Rectify क्या होता है? कुछ चीज गलत हो गई हो, सही लिखवा देना। मैं प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा था दिल्ली की, गलती से मैंने मुंबई लिख दिया, तो दैट इज अ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टी। अगर हो गई है और रियल इंटेंशन नजर आ रही है तो डेफिनेटली इट कैन बी रेक्टिफाइड, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट जिससे कोई एक ऐसा जरिया जिसके जरिए हम अपनी राइट्स और इंटरेस्ट या लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट, ओके ना। रेसिशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कर रहे हैं? रेसिशन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को हम कर रहे हैं खत्म, जल्दी से करते हैं फास्टली। रेसिशन, रिलीफ ऑफ रेसिशन इज ग्रांटेड इन केस ऑफ, कब दी जाती है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? वॉइड या वॉइडेबल, दोनों होता है, ये चीजें माइंड में रखना, दोनों चीज होगी, वॉइड और वॉइडेबल। voidable at the option of other party. A suit for rescission of a contract by any person having interest can be decreed in favor of, in his favor, where the contract is terminable by the defendant, whether the contract is voidable at the option of plaintiff, or where the contract is contingent. ऐसी तो बात पड़ी नहीं contingent वाली, तो where the contract is voidable at the option of plaintiff, option आ जाता है ना। Okay. Now a rescission may not be, अच्छा ये वाला A क्यों नहीं है? Why the A is not? A क्यों नहीं है? अरे A इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ वर्ड क्या लिखा है ये? हाँ जी, समझ में आया? Where the contract is terminable by defendant, और यहाँ क्या लिखा होना चाहिए था? Plaintiff लिखा होना चाहिए था। Okay, now rescission may not be adjudged by the court where,
The contract is voidable or terminable by the plaintiff. The contract is unlawful for the cause not apparent on his face and the defendant is more to blame than the plaintiff. गलती किसकी ज्यादा है? Any person interested in a contract may sue to have his rescinded where the plaintiff has expressly or impliedly rectified the contract. ठीक है, may not be adjudged नहीं किया जाएगा अगर plaintiff ने already उसको rectify कर दिया है, तो आंसर is D. In which of the following cases would rescission of the contract be adjudged by the court? Where the plaintiff has rectified the contract, the third party to the contract acquired the right in the good faith, where the contract is voidable by the plaintiff, where the part of the contract sought to be rescinded is not inseverable from the rest of the contract. Question दोबारा देख लेते हैं. In which of the following cases would rescission of a contract be adjudged by the court? ठीक है, where the plaintiff has ratified the contract would adjudge. तो आंसर इसका है C. Contract is voidable by the plaintiff. Whereas की लैंग्वेज है सारी. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका. A declaration made under a specific relief is binding on. किस पे बाइंडिंग होगा डिक्लेरेशन अगर SRA में होती है तो बाइंडिंग ऑन the parties to the suit या पर्सन क्लेमिंग थ्रू दी. बिल्कुल ठीक है, दोनों पे ही होगा. तो आंसर इज सी, दोनों. ओके, नाउ कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 31 to 33 दे रखा है. कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कब कराया जाता है? भैया पे इंस्ट्रूमेंट है उसको हम अनअटेंडेड थोड़ी ना छोड़ सकते. अगर हमने रजिस्ट्रार के पास भी हमने बात की थी कि रजिस्ट्रार तक के पास भी कॉपी जाती है और कोर्ट के ऑर्डर की, ताकि वो कैंसिलेशन इंस्ट्रूमेंट अनअटेंडेड ना रह जाए, उसको कैंसिल कराना पड़ेगा. क्योंकि पेपर में तो प्रॉपर्टी मेरे नाम हो चुकी है, उस पेपर को भी तो खारिज करवाना पड़ेगा उस इंस्ट्रूमेंट को. Now section 31 of specific relief act is related to what? Cancellation of instrument. Very simple. Now section 31 of the relief act is inapplicable is based on protective and preventive relief. बिल्कुल ठीक है, दोनों चीज को रोकता है. Now A who is a minor who possess himself as a major, अपने आप को मेजर दिखाता है, मॉर्गेज कर देता है बिफोर B for ₹1000 10,000 के लिए. B file a suit for the recovery of loan. A takes a defense that he is not competent to contract. A कहता है मैं तो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, कॉम्पिटेंट था ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जब उसने लोन लिया. In such a situation, which of the following statement is correct? अच्छा क्वेश्चन है. Contract was obtained by the fraud, hence voidable. Contract cannot be restricted. No one can be allowed to take the benefit of his own wrong. Contract is void, but minor may be ordered. तो यही आंसर है. कॉन्ट्रैक्ट तो void है ही because the minor के साथ कॉन्ट्रैक्ट void ही होता है, void ab initio होता है, but the minor can be compelled to return. जो भी उसने अपना 10,000 रुपए वापस लेने के लिए कहा जा सकता है. ठीक है, आंसर इज सी. नाउ सेक्शन देखो एक चीज और समझ लेना, हमने ऑलरेडी इसमें माइनर को लेके बात की थी. तो माइनर से कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं कराया जाता, बट उसको जो प्रॉपर्टी उसको जो बेनिफिट मिला है दैट कैन बी रिकवर्ड. और वो भी हमने उसमें काफी चीजें पढ़ी है, वेदर इट इज अ ट्रेसेबल है या नहीं है. इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रेसेबल इट कैन डेफिनेटली बी रिकवर्ड. हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि अगर माइनर ने वो पैसा लेकर बैंक में डाल दिया तो बैंक में ही तो गया है, उसने खाया पिया तो नहीं है. इट कैन इजिली बी रिकवर्ड. आई होप एवरीवन इज लिसनिंग. यस सर. ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना. अंडर सेक्शन 33 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ है द कंपनसेशन इज पेबल इफ द पार्टी रिसीव द बेनिफिट, द कॉन्ट्रैक्ट इज विदाउट कंसिडरेशन, ए और बी. तो पार्टी रिसीव द बेनिफिट. ओके, अब आगे चलते हैं डिक्लेरेटेड डिक्रीज की तरफ. डिक्लेरेटेड डिक्रीज जो है सेक्शन 2 ही है, इसमें 34 और 35. एक में बात कही गई डिक्लेरेटेड डिक्री है क्या सब कुछ, और एक में बात की उसका इफेक्ट क्या होगा. ठीक है, तो सेक्शन 34 डिक्लेरेटेड डिक्री की बात जो करता है, द नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन इन केस वेयर, कहां पे नहीं करेगी. द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू एनी लीगल कैरेक्टर, द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू एनी राइट एज अ any property, the plaintiff being able to seek further relief than a mere declaration of the title omits to do. तो आंसर इसका सी है. उसकी उसी सेक्शन 34 में जो नीचे लिखा है एक छोटा सा पैरा है, भाई प्लांटिफ और चीज भी तो मांग सकता है फर्दर रिलीफ, लेकिन नहीं मांग रहा है. फर्दर रिलीफ को कई बार हम कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ भी बोल देते हैं. तो जब वो नहीं मांग रहा तो कोर्ट मना कर देगी. ठीक है,
34. The section 34 of Specific Relief Act deals with what? Made declaration of the right of the party. Declaration of the right of the party with or without award of compensation is specific performance of a declaration of the right or of the parties. Made declaration of the right of the party, declaration of the right of the party with or without, ठीक है, specific with that, ठीक है, A से डील करता है वो, specific performance थोड़ी ना है. Okay, now आगे चलते हैं. Declarative decree under Specific Relief Act can be computed, withheld, decline, cannot be declined. Decline की जा सकती है, आसान सा है. कब डिक्लाइन करेगी? जब प्लांटिक फर्दर रिलीफ के लिए जा सकता था लेकिन उसने ओमिट कर दिया हो. प्रोवाइजो टू सेक्शन 37, ये प्रोवाइजो आ गया ना उसी की. 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ रिलेट्स टू द व्हाट? डिक्लेरेशन. आंसर इज ए. सेक्शन 34 ऑफ SRA, a declaration can be sought by person having a legal character or a right as a property which is denied. ए तो बिल्कुल ठीक है ही. A person who legal character of the right of the property is not denied. A stranger to who has no, stranger थोड़ी ना कर सकता, तो आंसर वहीं पे बन जाता ए. No court shall declare that the plaintiff is entitled to a right. कोई कोर्ट डिक्लेयर नहीं करेगी plaintiff अधिकार रखता है. If a minor, if able to seek further relief, made declaration but omits to do. Answer is B. साफ साफ लिखा है बैरेक्ट में. Now 34 SRA का sanctions every type of declaration. हर एक तो नहीं होगा. Only a declaration of legal character, बिल्कुल legal character होना चाहिए, लेकिन only word लिखा है. देखते हैं आगे ऑप्शन. Only a declaration of right of property, a declaration of legal character or of right of property. बिल्कुल ठीक है, D. Declarative decree can be granted under which section? Section 34. Easiest question. किसी भी पेपर में डिपेंड करता है. देखो आप किसी स्टेट का पेपर देने जा रहे हैं, अगर आप दिल्ली का पेपर देने जाओगे तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कम होंगे. अगर आप यूपी बिहार का देने जाओगे तो सेक्शन बेस्ड ज्यादा होंगे. और अगर आप झारखंड छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली वहाँ क्वेश्चन जो है सेक्शन बेस्ड बहुत ज्यादा होते हैं. लास्टली अभी 50% से भी ज्यादा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो सेक्शंस को याद करना भी जरूरी होता है कॉन्सेप्ट के साथ. A suit for declaration without seeking consequential relief is barred by what? Section 34. Simple सा है. Now the grant or refusal of the relief of the declaration under section 34 is discretionary है, prohibitory है, सब चीज डिस्कशन. ठीक है, डिस्क्रिशनरी है. तो इसको मैंडेटरी मत कर देना कभी. 2018 में सब चीज मैंडेटरी हो रही है तो ये भी मैंडेटरी हो जाएगा. अरे कोर्ट मना कर सकता है, साफ साफ लिखा भी है. वैसे लीगल करेक्टर ऑफ द राइट अंडर सेक्शन 34 ऑफ SRA मस्ट बी लीगल करेक्टर. स्पेसिफिक होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्टिजेंट जैसा वर्ड कुछ है नहीं वहां पे, तो आंसर इज ए. The declaration given under section 34 of the specific release binding on whom? किस पे बाइंडिंग होती है? Only to the parties होगा. पार्टीज पे तो होता ही है. ऑन द पर्सन क्लेमिंग बिल्कुल ठीक है. ट्रस्टी बिल्कुल होगा. आंसर इज डी. बेरेट को पढ़ लिया करो बीच बीच में, ठीक है, जब मन करे, और 3-4 घंटे में पूरा बेरेट इजीली पढ़ लिया जाता है ये वाला स्पेसिफिक रिलीफ का तो खासकर. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द टाइटल पास बाय द कोर्ट? बाइंड द पार्टीज टू द सूट ओनली. इट इज अ डिक्लेरेटरी डिक्लेरेशन अगेंस्ट एवरीवन. अरे ये क्या होता है? राइट इन पर्सन. पर्सोनम. ठीक है, तो आंसर इज ए, बिटवीन द पार्टीज ओनली. सब चीज बहुत डिटेल में डिस्कस करी हुई है. जिनको थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, काइंडली वॉच लेक्चर्स ऑफ SRA. 7 या 8 लेक्चर्स हैं, उनको देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें. जब हम MCQ कर रहे हैं तो बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे क्योंकि मैं बहुत रैपिडली चल रहा हूँ, बट आई एम श्योर अगर आप एक वीडियोस देख लेंगे तो देयर वोंट बी एनी डाउट. नाउ a suit filed by X, एक X के द्वारा फाइल किया गया सूट फॉर द डिक्लेरेशन दैट a 1-year-old boy alleged born to the defendant's wife was not his son. क्या ऐसा हो सकता है? डिक्लेयर होगा? अरे बिल्कुल मेंटेनेबल है भाई. हम पैटर्निटी के लिए जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? हम बिल्कुल जा सकते हैं. तो द सूट इज कॉम्प्लेंट मेंटेनेबल है. ठीक है, बिल्कुल. आंसर इज ए. Okay, now we are entering into the last part, preventive relief का जो है, that is part 3, and it's consisting of the 2 chapters, the chapter number 7 and 8.
फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 7. इंजंक्शन कितने तरीके के बताए गए हैं? दैट इज ऑफ 2 कैटेगरीज. सेक्शन 36 में कौन कौन से हैं? टेम्पररी और कौन से हैं? परपेचुअल. परपेचुअल. ठीक है, टेम्पररी एंड परपेचुअल. ओके, सेक्शन 36 उसके बाद देखते हैं अंडर सेक्शन 36 प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड बाय, कैसे दी जाती है? डिक्लेरेशन, इंजंक्शन. ठीक है, इंजंक्शन 34 हो गया. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो हम पढ़ के ही आए हैं, कहां से? 9 से लेकर 33 तक. 33, 9 to 33 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. व्हाट इज ट्रू ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन? What is true of temporary injunction? It's permanent between the parties. गलत. Conclude the rights, बिल्कुल गलत. Continue until a certain specific, जब तक ऑर्डर ना आए तब तक मिलेगा. Find out the incorrect statement in respect of the temporary injunction. Incorrect ढूंढना है, ठीक है? In respect of temporary injunction, preventive relief grant at the discretion of the court. सही बात है, कोर्ट को उचित लगेगा तभी देगी. कंटिन्यू अंटिल अ स्पेसिफिक टाइम और अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, बिल्कुल ठीक है. रेगुलेट बाय द सीआरपीसी, बिल्कुल ठीक है. टेम्पररी इंजंक्शन का बात कर रहा है ये, ठीक है. ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 1 and 2 कैन नॉट बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज, ये गलत है. आंसर इज डी. किसी भी स्टेज पे दिया जा सकता है. An injunction granted during the pendency of a suit under section 37 of SRA is known as, section 37 में इसकी बात की गई, टेम्पररी की बात की गई है. ठीक है, टेम्पररी इंजंक्शन. एक सेकेंड. An injunction during the pendency of the suit under section, an injunction during the pendency, ठीक है, during the pendency of temporary ही आएगा. आंसर इज सी. इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? परपेचुअल इंजंक्शन इज ग्रांटेड बाय द डिक्री. परपेचुअल इंजंक्शन इज ग्रांटेड, बिल्कुल डिक्री में ही दी जाती है वैसे तो. कैन बी ग्रांटेड विदाउट नोटिस टू एंड हियरिंग द डिफेंडेंट, कैन नेवर बी ग्रांटेड विदाउट नोटिस टू द हियरिंग द पार्टी, कैन बी ग्रांटेड ओनली ऑन द मेरिट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? अच्छा, गलत है, गलत ढूंढना है इसमें. ओके, बट डिक्री तो बिल्कुल ऑफ कोर्स से बात है, फाइनल में ही दिया जाएगा. परपेचुअल इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड विदाउट नोटिस, बिना नोटिस के दी जा सकती है? अरे नहीं, तो बी गलत है. किसी के खिलाफ इतना कुछ हो गया उसे पता ही नहीं, ये नहीं होगा. An injunction granted during the pendency of the suit under section 37 of the Specific Relief Act is known as during the pendency temporary. ये तो रिपीट हो गया. जिन लोगों ने उत्तराखंड एपीओ का भरा है तो तैयारी शुरू कर दीजिए, जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा. उत्तराखंड एपीओ, हरियाणा, राजस्थान, ये 3 आपके लाइंड अप में हैं, तो आप इन पे तैयारी करना स्टार्ट कीजिए. अंडर सेक्शन 37 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, टेम्पररी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड. टेम्पररी इंजंक्शन सेटलमेंट, ये कोई बात नहीं, बिफोर कंक्लूजन एट एनी स्टेज ऑफ सूट. ठीक है, आंसर इज डी. इंजंक्शन ग्रांटेड अंडर एसआरए में भी कैसे हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं, टेम्पररी और परपेचुअल. ठीक है, परपेचुअल इंजंक्शन एज गवर्न्ड बाय, परपेचुअल इंजंक्शन एसआरए से गवर्न होता है और टेम्पररी इंजंक्शन गवर्न कहां से होता है? सीपीसी से. Now, what is the distinction between injunction order and the attachment order? Injunction order or attachment, there is a no distinction. ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दो बातें हैं, पहले तो वैसे ही काट दिया जाए. Injunction order binds not only the parties to the suit but also the third party, and whereas attachments binds only parties to the suit. Injunction order binds only the parties to the suit, ठीक है, and whereas the attachment order not only binds. ठीक है, आंसर इज सी. ये मैं आपसे क्वेश्चन शेयर कर लूंगा, तो एक बार और गो थ्रू कर लेना मेरे पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूँ. Which of the following does not have to plead? Which of the following does not have to be pleaded in application for the temporary injunction? क्या नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. पहले देखो डीजीएस में आया हुआ है,
तो क्या चीज आपको प्लड करने की जरूरत नहीं होगी जब आप टेम्परिंग इंजंक्शन के लिए जाएंगे? मैलिफाइड इंटेंशन ऑफ द अपोजिट पार्टी, अरे उससे हमें क्या लेना देना। तो आंसर वैसे यही है, लेकिन और भी पढ़ लेते हैं। इर्रेपरेबल हार्म, बिल्कुल एप्लीकेंट को ये कहना पड़ेगा अगर आपने इंजंक्शन नहीं दिया तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। प्रेमा फेसे केस बनना चाहिए बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इन द फेवर ऑफ द एप्लीकेंट। द आंसर इज ए। हमें क्या लेना देना मैलिफाइड इंटेंशन सामने वाली पार्टी की हो या ना हो। तो आंसर इज ए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट चैप्टर इसका जो है चैप्टर नंबर 8, परपीचुअल इंजंक्शन। परपीचुअल इंजंक्शन कहाँ दे रखा है? सेक्शन 38 परपीचुअल, 39 मैंडेटरी, 40 डैमेजेस एंड 41 जो इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज, उसमें ग्राउंड्स दे रखे हैं कब इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। एंड 42 में नेगेटिव की बात की गई, नेगेटिव एग्रीमेंट्स। ओके, नाउ सर्कमस्टेंसेस व्हिच अ परपीचुअल इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड, दिया जा सकता है परपीचुअल कब दिया जाएगा? सेक्शन 38। 38। ठीक है, आगे चलते हैं। परपीचुअल इंजंक्शन इज ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ। परपीचुअल इंजंक्शन इज ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ टू रिस्टोर, टू प्रोटेक्ट, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट। ठीक है, टू प्रिवेंट के लिए होता है। ठीक है, परपीचुअल अंडर सब क्लॉज, अंडर क्लॉज 3 ऑफ 38 का 3, perpetual injunction can be granted when the defendant is not a trustee of the property for the plaintiff, there exists a standard of ascertainment, the actual damages caused, compensation would afford adequate relief, it is necessary to prevent the multiplicity of the suit. क्लॉज ये पर्टिकुलरली की बात कर रहा है, वैसे तो ऑप्शन सारे ही हैं, अगर आप किताब डायरेक्ट देखोगे ऑप्शन में सारे ही मिल जाएंगे, बट इट्स पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो वो नॉट कह रहा है, नॉट अ ट्रस्टी, जबकि वो ट्रस्टी लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, एक सेकेंड। अंडर क्लॉज 3 SRA में परपेचुअल इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड व्हेन, कब दी जा सकती है? द डिफेंडेंट, ओके ये नोट है ना, वहां पे उसमें ट्रस्टी है। देयर एग्जिस्ट स्टैंडर्ड ऑफ असर्टेनमेंट एक्चुअल डैमेजेस, कंपनसेशन। नो स्टैंडर्ड ऑफ, हाँ ठीक है, नो स्टैंडर्ड लिखा है और यहाँ पर क्या है? द कंपनसेशन वुड अफोर्ड नॉट एडेक्वेट रेमेडी। ठीक है, तो आंसर इज डी। वही है, अगर आप उल्टा क्वेश्चन पढ़ ले तो दिमाग पूरा उल्टा हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन ही ध्यान से पढ़ना चाहिए सबसे पहले, तो तभी आंसर दे पाएंगे आप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वुड द कोर्ट नॉट ग्रांट परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन द डिफेंडेंट इन्वेड्स और थ्रेटन टू इन्वेड द प्लेंटिफ right to enjoy the property, where the defendant is the agent of the plaintiff, where the compensation is money would not afford। ये ठीक है, अब ऑप्शन सारे सीधे लिखे हुए तो आगे क्या है इसमें? where there is necessary to prevent the multiplicity of the suit, where there exists no standard for ascertaining the actual loss caused to plaintiff। तो आंसर इसका ए है। ठीक है, ठीक है, फिफ्थ देखते हैं। परपेचुअल इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड अंडर सेक्शन 38। परपेचुअल इंजंक्शन कब दिया जा सकता है? when compensation afford adequate remedy, when there exists standard for ascertaining the actual damages caused, when it is necessary to prevent the multiplicity of the suit, when the defendant is not a trustee। ठीक है, रिपीट हो रहे हैं तो सी हो गया। now an injunction can be granted, कब दिया जा सकता है? when the plaintiff has no personal interest। ये कहां से आया है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है 39 पे, सॉरी कैन बी ग्रांटेड, ये हो गया आपका 41 पे। ठीक है, 41 में जितने भी ग्राउंड है, टू प्रिवेंट द कंटिन्यूअस ब्रीच इन विद द प्लेंटिफ एज एक्विसेंस, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ व्हिच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। ये सारे ग्राउंड उसमें दे रखे हैं, बट इन्हों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। व्हेन नेसेसरी टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग कैन बी ग्रांटेड। ऊपर में इसमें नहीं तो इसमें मना कर दिया जाता है टू प्रिवेंट कंटिन्यूअस ब्रीच इन विद द प्लेंटिफ एज एक्विसेंस, बिल्कुल मना हो जाएगा। ओके, इसमें भी मना हो जाए, तो आंसर इज डी। अगर इनको ध्यान से पढ़ोगे तो ये आपका 41 का ई है, 41 का ई है ये। ठीक है, उसमें मन नहीं दिया जा सकता। और ये बात करें एक्विसेंस वाली जो बात है, दैट इज बेरेट देखेंगे तो आप 41 का जी है ये।
और नो पर्सनल इंटरेस्ट लास्ट वाला है जे। चलो आगे चलते हैं क्विकली। मैंडेटरी इंजंक्शन इज ग्रांटेड अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इन फॉर, ये आपका 39, 38 perpetual, 39 mandatory, 48 damages, 41 when it will not be granted, और 42 negative agreement. Relief by way of mandatory injunction is कैसी है? Discretionary है. Mandatory injunction in the nature of is restitutory है, prohibitory है, मना भी करती है और ये रेस्टिट्यूट भी करा सकती है, ठीक है। मैंडेट क्या है? टू डू और नॉट टू डू। मैंडेट। Mandatory injunction under section 39, relief can be granted to prevent the breach of complaint of, to compel performance of the requisite act, दोनों चीज के लिए हो सकता है। Okay, now provision regarding grant of mandatory injunction has been under which of the following section? 39 है mandatory तो। When mandatory injunction cannot be issued, कब नहीं दिया जा सकता? कब नहीं दिया जाएगा mandatory injunction? Cannot. 41. When the injunction can be compensated by the damages when the balance of convenience is in favor of the defendant, when the obstruction is permanent in nature, when there is a legal obligation on the part of the defendant to perform some positive act, when the injury can be compensated by damages, when mandatory injunction cannot be issued. कब नहीं दिया जाएगा? तो जब कंपनसेशन से बात बन जाएगी तो वो दे दे। हाँ जी, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज ए। ठीक है, आगे चलते हैं। ए फाइल्स अ सूट, A files a suit for mandatory injunction against illegal disconnection of electricity. उसकी electricity काट दी गई है। A also suffer loss in the business on account of the non-supplies of electricity. A files a suit for mandatory injunction against illegal disconnection of electricity. A also suffer loss in the business on account of the non-supply. उसको loss भी हो business में, electricity नहीं थी, बहुत से equipment चलते हैं। Suit for mandatory injunction is dismissed. ठीक है, suit for mandatory injunction is dismissed. A thereafter files suit for the damages for suffering loss. Subsequent suit is barred. क्या आंसर होगा? Suit for mandatory is dismissed. A thereafter files suit for damages for the, बिल्कुल ठीक है। A thereafter files suit for the damages for suffering loss. The suit is subsequent is barred under specific relief में barred हो जाएगा। Okay. Now a claim for damages and suit for injunction can be laid down. Claim for damages section कहाँ पे? 40 में है damages. Now under which of the following circumstances the court can grant perpetual injunction? कब दे सकती है court perpetual injunction? To prevent the multiplicity, the compensation money would not afford relief, to no standard for settlement, natural damage exists. The answer is D. सब में दे देगी। Now an injunction can be granted to prevent the breach of the contract for the performance of which not specifically enforced, to prevent the continuing breach in which the plaintiff has acquiesced to restrain anybody from applying the legislative. तो सारे ऑप्शन तो दे ही रखे हैं, जहां नहीं दी जा सकते तो आंसर होगा none of the above. An injunction cannot be granted, कब नहीं दिया जाएगा? Where the plaintiff has no personal interest in the matter. ये तो लास्ट वाला दे ही रखा है 41 का J. And to prevent the breach of the contract, the performance of which were not specifically enforced, 41 का E. To prevent continuing breach in with the plaintiff, 41 का ये G है शायद, G है, ठीक है। तो ये सब में नहीं दी जा सकती। If a contract comprises an agreement to do an act and also not to do a certain act, तो इसमें क्या है? वो ये नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात है। सी, injunction can be granted to compel the performance of both or any of them. If a contract comprises an agreement to do an act
and also not to do a certain act. कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए. No injunction can be granted to prevent performance of the negative agreement. ठीक है, ये तो गलत हो गया. Injunction can be granted to prevent performance of the negative only if affirmative agreement is enforceable. ये भी बात गलत है. ऐसा थोड़ी ना है कि वो पहला वाला enforceable होना चाहिए. Injunction can be granted to compel only if affirmative agreement is enforceable. ये अगर not enforceable लिखा होता ना तो बात तो बन जाती. तो फिर ये कहाँ आ जाता? 41 के ई में आ जाती नहीं बात. हाँ जी, तो ये 41 का जो ई है उसमें कवर हो जाता, लेकिन यहाँ नॉट नहीं लिखा. इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ और एनी ऑफ देम. इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड टू कंपेल ऑफ ईदर ऑफ देम. तो आंसर इसका सी है. ठीक है. द रिलीफ ऑफ इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड. रिलीफ कैन नॉट बी नहीं दिया जा सकता व्हेन equally efficacious relief can be obtained by any other usual mode. ठीक है. The plaintiff has not come to the court with a clean hand. The prevent nuisance when it is not reasonably clear. ठीक है, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. सारी सिचुएशन में ही होगा. ठीक है, आगे चलते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड, नहीं दिया जा सकता. ओके, इसमें आपको ऑप्शंस ढूंढने हैं. कैन नॉट बी ग्रांटेड, सेक्शन 41, इफ इट वुड impede or delay the progress of the completion. ये तो अभी recently ऐड हो ही गया है. ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रोकने के लिए क्या इंजंक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा. When the plaintiff has personal interest in the matter, बिल्कुल नहीं मिलेगा. To prevent the breach of contract, the performance of which would not be specially enforced, नहीं मिलेगा. To restrain any person from instituting or, ठीक है, इसमें भी नहीं मिलेगा. एक सेकेंड. To restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding, civil matter लिखा है. ठीक है, civil matter तो नहीं है. क्या लिखा है वहां पर 41 में? शुरू के जो 4 हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग है, but that's not only confined to the civil matter. ओके, यहाँ पर गड़बड़ हमारे से क्या हो रही है? यहाँ नो लिखना चाहिए. वर्ड when the plaintiff has no personal interest. ठीक है, नो पर्सनल इंटरेस्ट. पर्सनल इंटरेस्ट लिखा तो आंसर इज 1 and 3, इसलिए सी आंसर है. Now which one of the following statement is incorrect in the context of section 41? कौन सा incorrect है? The court cannot grant an injunction to restrain any person from applying on any legislative body. सही है. The court cannot grant injunction to prevent a continuing breach in which the plaintiff exists. बिल्कुल ठीक है. Court cannot grant injunction to restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in criminal matter. हाँ जी, क्या आंसर होना चाहिए? सारे ठीक है. आंसर इज डी. यहाँ पर भी क्रिमिनल मैटर लिखा है ना, ये और डायरेक्टली आपको दे ही रखा है डी में. Now under section under specific relief act, when injunction can be granted, कब injunction दिया जा सकता है? To prevent the breach of the performance of which would be specifically enforced. ठीक है. When the to prevent on a ground of nuisance, the act of which is not reasonably clear and it is will be a nuisance. To prevent a continuous breach in which the plaintiff has actions can be granted है. ठीक है, can be granted कब दिया जा सकता है? The plaintiff has no personal interest. ठीक है, no personal में तो मिलेगा नहीं. एक बार नीचे देख लेते हैं और क्या ऑप्शन है हमारे पास. To prevent the breach of contract, the performance of which would be specifically enforced. ठीक है, इसमें अगर कैन नॉट लिखा होता तो नहीं होता, तो आंसर इज ए. ओके, चलो जल्दी से मूव करते हैं आगे. Section 42 of SRA provides for injunction to perform negative rights. बिल्कुल ठीक है, यही आंसर है. पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधी लाइन लिखी है. A mandatory injunction is what? Retrospective है, prospective है, क्या है? आंसर इज डी.
बोथ बी एंड सी मैंडेटरी इंजंक्शन, ठीक है, डी है। सॉरी क्या कहते हैं इसको, आंसर इज डी, प्रोस्पेक्टिव एंड कॉन्करेंट इन ऑपरेशन। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, मैंडेटरी तो अभी कर रहे हो ना मैंडेट। A is a medical, A is B's medical advisor. He demands money from B. B से पैसा मांगता है, which B decline to pay. B मना कर देता है. A then threaten to make known the effect of B. B की बात बता देगा. क्या उसको रुकवाया जाएगा? बिल्कुल रुकवाया जाएगा. भाई A जो है इस B का मेडिकल एडवाइजर है, तो उसको रोका जाएगा. B में obtain a prohibitory injunction to restrain from, बिल्कुल मांगेगा. B में obtain a mandatory injunction ordering A to destroy all the, ठीक है, बिल्कुल. हमने जब इंजंक्शन पढ़ा था तो आपने बहुत सारे ऑर्डर पढ़े थे, याद है? एंटन पिलर ऑर्डर क्या होता है? एंटन पिलर ऑर्डर, व्हाट इज एंटन पिलर ऑर्डर? भूल गए सब? किसी की प्रॉपर्टी पे खुद जाता है, प्लेंटिफ खुद जाके इंस्पेक्ट भी कर सकता है along with the police help, ठीक है, पढ़ लेना, सब रिकॉर्डेड है ये सारी चीजें. इन विच केस द कोर्ट कैन ग्रांट एन इंजंक्शन, कोर्ट क्या देगी, कौन से केस में कोर्ट कैन ग्रांट एन इंजंक्शन? टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम द प्रोसिक्यूटिंग अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ क्रिमिनल मैटर, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम डिस्पोजिशन बाय द फोर्स, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग द लेजिस्लेशन. तो आंसर इज सी. बाकी तीनों में तो नहीं दे सकती ना, बैरट में लिखा है. ओके, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. वेयर असूड बाय सोशल क्लब फॉर द डिग्री ऑफ perpetual injunction, द पुलिस इज mentionable to restrain them from the criminal proceeding. No. No. Where assured by social club for a degree of perpetual injunction, again the police is maintainable to restrain them for filing a criminal proceeding. ठीक है, आंसर इज बी, नो. ठीक है, एक बार देख लेते हैं और कुछ बचा तो नहीं है. चलो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो भी कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस है वो भी कर लेते हैं, इसी से संबंधित है. जस्ट वेट, देयर आर द फ्यू क्वेश्चन लेफ्ट, विल डू दैट. 10 क्वेश्चन और है वो भी कर लेते हैं, मिसलेनियस में आते होंगे. हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है अभी? क्वेश्चन नंबर 28 नजर आ रहा है? Yes, sir. ओके, इनको भी कर लेते हैं. Yes, sir. क्वेश्चन और है, ठीक है. ओके, वेदर इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट में बी ग्रांटेड, दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जाएगा. Yes. An injunction under a specific relief act can be granted to restrain for what? इंजंक्शन अंडर एसआरए में कैन बी ग्रांटेड टू, चोरी को रोका जा सकता है. अरे चोरी तो बिल्कुल सीधा क्या हो गया. अब ये बताइए कहां से आ रहा है क्वेश्चन? ये IPC. हम एनफोर्स वो चीज नहीं करा सकते ना, सिविल मैटर ही करवाएंगे ना. तो चोरी नहीं रोकी जा सकती, मर्डर नहीं रोका जा सकता, द पब्लिकेशन, लेकिन हाँ इसको रोका जा सकता है, ठीक है, डेफेमेटरी मैटर को रोका जा सकता है. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. सेक्शन 44 ऑफ एसआरए इज रिलेटेड व्हाट? ये तो भाई नहीं, रिपील्ड हो गया है. तो Repeal है. 43, 42, 43 एंड 44 दोनों रिपील्ड है. लेट्स प्रोसीड. मिसलेनियस क्वेश्चन जो हैं वो भी देख लेते हैं. एसआरए कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ, इंजंक्शन भी बात की गई है, स्पेसिफिक रेमेडी भी है, स्टे को भी इंजंक्शन ही बोल देते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ, ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे, ये 9th रिपोर्ट में आया था, ठीक है, हमने डिस्कस भी किया हुआ है. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज अप्लाइज टू व्हाट? मूवेबल इमूवेबल दोनों को पे अप्लाई होता है. बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज लॉ ऑफ इक्विटी. इक्विटी हम काफी दिनों से डिस्कस ही कर रहे हैं. रिलीफ प्रोवाइडेड इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज कैसी होती है? डिस्क्रिशनरी होती है, मैंडेटरी होती है, या फिर स्टैट्यूटरी है, या ऑब्लिगेटरी है? वैसे तो मैक्सिमम देखा जाए इनमें बेस्ट आंसर तो मेरे ख्याल से आज के टाइम पे भी डिस्क्रिशनरी ही लिखना पड़ेगा, अगर और ऑप्शन ठीक नहीं है तो. ठीक है, तो उसको आपको ऑप्शन देख के डिसाइड करना पड़ेगा. ट्विस्ट आता है तो उसमें, वैसे 2018 के बाद से मैंडेटरी खत्म कर दिया गया है,
तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं. The plaintiff proves that there is a breach of the contract to transfer immovable property. The plaintiff proves that there is a breach of contract to transfer immovable property. The court shall grant decree for specific performance. ठीक है, आंसर इसका यही है. परफॉर्मेंस मांग रहा है, उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है तो परफॉर्मेंस मांगेगा ही. ठीक है, बाकी ऑप्शन तो है ही नहीं. अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सूट फॉर द रिकवरी पोजीशन कैन बी, a suit for recovery position can be only in respect of, दोनों में ही होता है. सेक्शन 5 to लेकर 8. What is the meaning of principle of qua timate in the context of the law? ये शायद मुझे याद है, ये यामिनी ने पूछा था ये क्वेश्चन ना. तो आंसर क्या है? Some future probable injury to the rights of the interest of a person. बिल्कुल ठीक है, यही आंसर है इसका. ये ठीक है. तो हमारे ये हो गए सारे क्वेश्चन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, और जल्दी हम स्टार्ट करेंगे अब लिमिटेशन एक्ट, विच वुड बी कवरिंग 7 to 8 क्लासेस मैक्सिमम होंगी. तो विल डू दैट. ठीक है, तो स्टे इन टच. तो आपको फिर लिमिटेशन एक्ट फिर हमारा कवर हो जाएगा. ठीक है. Yes, sir.